बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बच्चों हम चैप्टर नंबर 3 डिस्कस करते हैं। चैप्टर नंबर 3 काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये मैकेनिक्स का प्योर चैप्टर है और इसकी डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं। तो इंटरेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से फर्स्ट ईयर की बुक में जो स्टार्ट वाले चैप्टर हैं उनमें से सबसे ज़्यादा एमसीक्यूज़ चैप्टर नंबर 3 आने के होते हैं। तो इसलिए आप लोगों ने इसको थोड़ा इसके जो कंसेप्ट्स हैं उनको डीपली स्टडी करने की कोशिश करनी है। पहला हमारा टॉपिक है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में हम थोड़ी बात करेंगे। बहुत कॉमन सी टर्म्स हैं। डिस्टेंस के बारे में बच्चों आपको पता है कि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। यानी डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब हमें पता है कि जो स्केलर क्वांटिटीज़ होती हैं वो ज़ीरो भी हो सकती है उसकी वैल्यू और वो पॉजिटिव भी हो सकती है, लेकिन जो स्केलर्स होते हैं वो कभी नेगेटिव नहीं होते। इट मीन कि डिस्टेंस भी ज़ीरो होगा या इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी और डिस्टेंस आपका जो है वो कभी नेगेटिव नहीं होगा क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है। इस तरह अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें, डिस्प्लेसमेंट आपका कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर जो है वो ज़ीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और वो नेगेटिव भी हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव का मीनिंग क्या होंगे? डिस्प्लेसमेंट की वेक्टर क्वांटिटी है, जब इसकी डायरेक्शन चेंज करेंगे यानी डायरेक्शन को रिवर्स करेंगे तो उस रिवर्स डायरेक्शन को शो करने के लिए हम इसके साथ माइनस का साइन लगाएंगे। इट मीन कि डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव। अब इसमें एक छोटी सी कन्फ्यूजन है, पहले वो आप ज़रा देखें। देखिए हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, अभी हम ये बात कर रहे थे कि जो स्केलर होते हैं वो नेगेटिव नहीं होते, लेकिन आप सब फेमिलियर हैं कि अगर हम वर्क की बात करें, कॉमन एग्जांपल दे रहा हूँ, वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है। अगर वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है बट वर्क तो नेगेटिव भी होता है, तो आप लोगों ने इस बात को इस तरह याद रखना है कि ऐसी सारी स्केलर क्वांटिटीज़ जो डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट होती हैं, किसका रिजल्ट है? डॉट प्रोडक्ट का, वो नेगेटिव हो सकती हैं, लेकिन वो स्केलर क्वांटिटीज़ जो डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट नहीं होती वो कभी नेगेटिव नहीं होती। जो डिस्टेंस है वो डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट नहीं है, इस वजह से डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव। चलें आगे चलते हैं। इसी बात को डिस्कस करने के लिए सिंपल सा मैंने एमसीक्यू लिखा है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। इसमें वर्ड जो लिखा हुआ है वो इनकरेक्ट की बात कर रहा है, इसमें से इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है? देखिए इस चीज़ को ज़रा, पहला ऑप्शन लिखा हुआ है एस जो सिंबल है वो डिस्टेंस की है और डी जो सिंबल है वो डिस्प्लेसमेंट के लिए यूज़ कर रहे हैं। अब वो पूछ रहे हैं इनमें से इनकरेक्ट कौन सा है। पहला लिखा हुआ है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों आपस में इक्वल हैं। देखिए जब बॉडी स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग मूव करता है ना, कोई भी बॉडी है अगर वो स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग मूव कर रही है यानी ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जा रहा है, तो बॉडी ने जो डिस्टेंस कवर किया है वही उसका किसके इक्वल होगा? डिस्प्लेसमेंट की इक्वल भी होगा। क्योंकि अगर हम डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट को हम कह रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट बेसिकली शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, यानी डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है बिटवीन टू पॉइंट्स। और डिस्टेंस क्या चीज़ है? लेंथ ऑफ पाथ होती। कौन सा पाथ? कवर्ड बाय दी बॉडी। तो डिस्प्लेसमेंट बेसिकली जो है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है और डिस्टेंस जो होता है वो लेंथ ऑफ पाथ होती है कवर्ड बाय दी बॉडी। लेकिन अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो जो उसका डिस्टेंस होगा वही उसका डिस्प्लेसमेंट भी होगा। इसका मतलब कि ए ऑप्शन कब ठीक है? व्हेन बॉडी मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, एस टी मीन स्ट्रेट। अगर बॉडी किसी स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग मूव कर रहा होगा तो फिर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपस में इक्वल होंगे। लेकिन इसी को ज़रा देखें, अगर बॉडी बच्चे स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग मूव नहीं कर रहा, बॉडी लेट से कर्व पाथ के लॉन्ग मूव कर रहा है, तो ये तो इस चीज़ का डिस्प्लेसमेंट बॉडी का फिर काउंट होगा। लेकिन ये जो कर्व पाथ कवर किया है, इस सारे पाथ की जो लेंथ होगी उसको हम क्या बोलेंगे? डिस्टेंस कहेंगे। क्योंकि डिस्टेंस होता क्या चीज़ है? लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय दी बॉडी। इस केस में देख लें, ये डिस्टेंस हो गया और ये आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। इट मीन कि जब बॉडी किसी कर्व पाथ के लॉन्ग मूव करेगी उस वक्त डिस्टेंस मस्ट बी ग्रेटर होगा देन किसी से डिस्प्लेसमेंट से। ये वाला फिर ऑप्शन कब ठीक होगा? व्हेन बॉडी मूव अलॉन्ग ए कर्व पाथ। अगर बॉडी किसी कर्व पाथ के लॉन्ग मूव करता है तो फिर डिस्टेंस ग्रेटर होगा डिस्प्लेसमेंट से। ये दोनों ऑप्शन ठीक है। तीसरा ऑप्शन लिखा हुआ है डिस्प्लेसमेंट ग्रेटर दैन डिस्टेंस हो। अभी हम लोगों ने देखा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल आ सकते हैं या डिस्टेंस ग्रेटर होगा किससे?
डिस्प्लेसमेंट से। तो प्रैक्टिकली डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से ग्रेटर होना पॉसिबल नहीं होता। और हमारा एमसीक्यूज ये था कि आप लोगों ने इसमें से इनकरेक्ट ऑप्शन बताना है, तो इट मीन्स कि जो आपके पास ऑप्शन सी बनेगा, सी ऑप्शन आपका इनकरेक्ट होगा, क्योंकि प्रैक्टिकली कभी भी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से ग्रेटर नहीं हो सकता। यही एमसीक्यूज अगर आपके पास यूँ आ जाता है ना पेपर में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट व्हेन बॉडी इज मूविंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन, यानी आपसे करेक्ट ऑप्शन पूछता जब बॉडी मूव कर रही है किस लाइन में, स्ट्रेट लाइन में, तो फिर अब आपके पास ऑप्शन जो था अगर करेक्ट पूछता तो फिर ए ऑप्शन ठीक होना था, क्योंकि ए ऑप्शन कब ठीक है, जब बॉडी मूव करेगा किस लाइन में, स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग। इसी तरह अगर आपके एमसीक्यूज ये होता कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट व्हेन बॉडी मूव अलॉन्ग ए कर्व पाथ, यानी अगर वो कर्व पाथ वर्ड यूज़ करता तो फिर आपका ए ऑप्शन करेक्ट नहीं था, फिर आपका ऑप्शन कौन सा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट काउंट होना था। आगे इसी को थोड़ा और चलाते हैं बात को। क्वेश्चन है कि इफ डिस्प्लेसमेंट बॉडी का जीरो हो जाए देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब वो करेक्ट आपसे पूछ रहा है, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट जीरो है और आपसे ऑप्शन पूछ रहा है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए अगर कोई बॉडी है, लेट्स से मैं हूँ, अगर मैं रेस्ट की स्टेट में हूँ इस वक्त, अगर मैं रेस्ट की स्टेट में हूँ तो मेरा डिस्टेंस भी ज़ीरो होगा और मेरा डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो आप इस चीज़ को ज़रा देखें कि अगर बॉडी का डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो तो बॉडी का डिस्टेंस कब ज़ीरो होगा, व्हेन बॉडी इज़ इन स्टेट ऑफ रेस्ट। अगर बॉडी रेस्ट की स्टेट में है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ज़ीरो होते हैं। लेकिन बच्चों सपोज करें एक बॉडी जो है वो पॉइंट ए से बी पर चले, लेट से गई है, और दोबारा बॉडी इसी पॉइंट के लंग वापस भी आ गए, जाते हुए इसने 5 मीटर डिस्टेंस कवर किया है तो वापसी पे भी डेफिनेटली 5 मीटर कवर किया होगा, यानी बॉडी ए से बी पर गई है और फिर उसी पाथ के लॉन्ग बी से वापस ए पर भी आ गई। अब ज़रा इस केस में देखें, अगर आप लोगों ने टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करना हो, क्योंकि बॉडी स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग मूव कर रहा है, 5 + 5 जाते हुए डिस्टेंस कवर हुआ है, वापसी पे भी उसने 5 ही कवर किए, तो +5, तो टोटल डिस्टेंस 10 मीटर हो जाएगा। क्योंकि डिस्टेंस अभी हम लोगों ने पढ़ा है स्केलर क्वांटिटी है, उसके साथ नेगेटिव साइन नहीं आएगा। इट मीन कि अगर बॉडी ए से बी पर गया और बी से वापस ए पर आ गया है तो टोटल डिस्टेंस उसने 10 मीटर कवर किया है। लेकिन इसी केस में अगर हम डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करें, अगर हम डिस्प्लेसमेंट की कैलकुलेशन करते हैं तो अगर एक डायरेक्शन में अगर बॉडी फॉरवर्ड मूव कर रहा है, अगर आप डिस्प्लेसमेंट को +5 लेते हैं तो जब बॉडी की डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज होगी तो डायरेक्शन चेंज होने की वजह से अब आप लोगों ने इसके साथ कौन साइन लगाएंगे, माइनस साइन आपको लगाना पड़ेगा, और माइनस साइन ये शो करेगा कि अब डायरेक्शन ऑफ मोशन बॉडी की रिवर्स हो रही है। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर बॉडी मूविंग बॉडी हो और मूविंग बॉडी के स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम हो जाएं तो बॉडी का डिस्टेंस ज़ीरो नहीं होता, लेकिन बॉडी का डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होता है। इसका मतलब ये वाला जो ऑप्शन है ये वाला ठीक होगा किस बॉडी के लिए, ऐसे मूविंग बॉडी के लिए ठीक होगा जिसके स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम अगर होंगे तो डिस्प्लेसमेंट तो ज़ीरो होगा लेकिन उसका डिस्टेंस ज़ीरो नहीं होगा। अब हमारा जो क्वेश्चन है उसमें ये बात कहीं पर भी मेंशन नहीं है कि आइदर बॉडी रेस्ट की स्टेट में है या मूविंग बॉडी है। तो इस केस में हम जो फिर ऑप्शन चूज़ करेंगे हम ये कहेंगे ए ऑप्शन भी हो सकता है और बी भी हो सकता है। तो हमारा जो ऑप्शन करेक्ट बनेगा इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग वो सी ऑप्शन होगा। लेकिन वही बात बच्चे, अगर इस स्टेटमेंट में मैं ये कह दूँ इफ़ डिस्प्लेसमेंट इक्वल ज़ीरो हो और क्वेश्चन के अंदर ये मेंशन कर दूँ बॉडी इज़ इन स्टेट ऑफ रेस्ट, देन ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, तो फिर ऑप्शन सी करेक्ट नहीं होगा। फिर कौन सा करेक्ट होगा, ए ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि ए ऑप्शन कब करेक्ट है, अगर स्टेटमेंट में ये मेंशन कर दिया जाए कि बॉडी किस स्टेट में है, रेस्ट की स्टेट में है। इसके बाद अगर इसी स्टेटमेंट को मैं यूँ मॉडिफाई करूँ, इफ़ डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू ज़ीरो हो एंड द बॉडी इज़ मूविंग, ये कह दूँ कि अगर डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है बट बॉडी कौन सा बॉडी है, मूविंग बॉडी है, तो हमें पता है डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो एक मूविंग बॉडी का कब होगा, जब उसका फिर डिस्टेंस जो होगा वो ज़ीरो की इक्वल नहीं होगा। क्योंकि अगर बॉडी मूव कर रहा है तो उसका डिस्टेंस कभी भी ज़ीरो की इक्वल नहीं हो सकता, लेकिन अगर एक मूविंग बॉडी हो तो उसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो ज़ीरो हो भी सकता है और डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो नहीं भी हो सकता। और मूविंग बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कब ज़ीरो होगा, जिस तरह इस केस में हुआ है अगर उसके स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम है। तो अगर आपका क्वेश्चन आ जाए इफ डिस्प्लेसमेंट इक्वल ज़ीरो फॉर अ मूविंग बॉडी कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो फिर हम कौन सा ऑप्शन चूज़ करेंगे, बीटा ऑप्शन चूज़ करेंगे।
अभी मैंने जो बात की इसको दोबारा एक दफ़ा रिपीट कर रहा हूँ, मूविंग बॉडी जो होती है उसका डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो भी सकता है और ज़ीरो नहीं भी हो सकता। देखिए जिस तरह बॉडी इस केस में अगर मूविंग बॉडी है, अगर उसके स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम होंगे तो उसका डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगा, लेकिन अगर उसके स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम नहीं होंगे तो फिर उसका डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो के इक्वल नहीं होगा। एक छोटा सा पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आते हैं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर वो सर्कल में क्वेश्चन आते हैं कि वो सपोज करें कहता है एक बॉडी है जो कि एक सर्कल के अलॉन्ग मूव कर रहा है जिस सर्कल का रेडियस आर है। क्वेश्चन क्या आते हैं? क्वेश्चन आते हैं कि आप रेशो कैलकुलेट करें डिस्टेंस की किसके साथ? डिस्प्लेसमेंट के साथ। यानी बॉडी सर्कल में मूव कर रहा है और आपसे कहता है रेशो कैलकुलेट करो डिस्टेंस की डिस्प्लेसमेंट के साथ। आफ्टर किसके बाद? और आफ्टर किसके बाद कह रहा है? वन कंप्लीट रोटेशन की बात कह रहा है। आफ्टर हाफ रोटेशन कह सकता है या आफ्टर क्वार्टर रोटेशन कह सकता है। मीन ये 3 डिफरेंट क्वेश्चन हैं। वो आपसे पूछ सकता है कि डिस्टेंस ओवर डिस्प्लेसमेंट की रेशियो बताओ आफ्टर वन कंप्लीट रोटेशन के बाद, आफ्टर हाफ रोटेशन के बाद या आफ्टर क्वार्टर रोटेशन के बाद। तब हम इन तीनों को बारी बारी सॉल्व करके देखते हैं कि डिस्टेंस ओवर डिस्प्लेसमेंट की रेशियो क्या आपके पास आती है। अब हम इसी डिस्टेंस ओवर डिस्प्लेसमेंट की रेशियो कैलकुलेट करते हैं और फर्स्ट ऑफ ऑल हम रेशियो कैलकुलेट कर रहे हैं डिस्टेंस ओवर डिस्प्लेसमेंट की आफ्टर वन कंप्लीट रोटेशन के बाद। देखिए बच्चे, आप सब कुछ चीज़ का आइडिया है कि अगर आपने वन कंप्लीट रोटेशन में अगर बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा हो तो अगर आप लोगों ने उसका डिस्टेंस कैलकुलेट करना हो, लेट्स से ये बॉडी है जो कि सर्कल के अलॉन्ग मूव कर रहा है जिसका रेडियस आर है और हम इस कंप्लीट सर्कल के अलॉन्ग इसका डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो कंप्लीट सर्कल के अलॉन्ग जब बॉडी मूव करेगा तो बॉडी जितना टोटल डिस्टेंस कवर करेगा, टोटल डिस्टेंस मीन जो सर्कल की टोटल लेंथ होगी, उसी टोटल लेंथ को हम सर्कमफेरेंस भी कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप लोगों ने इस पूरे सर्कल की टोटल लेंथ कैलकुलेट करनी है तो वो किसकी इक्वल होगी? सर्कमफेरेंस की इक्वल होगी। और अगर सर्कल का रेडियस आर है तो इसका जो सर्कमफेरेंस बनेगा वो 2πr होगा और यही सर्कमफेरेंस शो करेगा बॉडी ने वन कंप्लीट रोटेशन में जितना टोटल डिस्टेंस कवर किया है। अब आप लोगों ने कैलकुलेट करना है इसका डिस्प्लेसमेंट आफ्टर वन कंप्लीट रोटेशन। थोड़ी देर पहले मैंने बात की थी कि अगर एक मूविंग बॉडी हो और उसके स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम हो तो उस वक्त उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होता है? एग्जैक्टली ज़ीरो होता है। तो देखें अगर बॉडी ए पॉइंट से मूव करना स्टार्ट किया उसने और वापस अगर ए पॉइंट पर आ गया है तो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट इस केस में किसके इक्वल होगा? ज़ीरो होगा। तो डिस्टेंस ज़ीरो नहीं है बल्कि 2πr है, डिस्प्लेसमेंट उसका ज़ीरो हो गया। अब हमारा क्वेश्चन है कि इन दोनों की रेशियो बताओ। देखिए बच्चे, अगर तो वो डिस्टेंस ओवर डिस्प्लेसमेंट की रेशियो पूछता है तो 2πr/0 और समथिंग ओवर ज़ीरो आपको पता है इन्फिनिटी की इक्वल होता है, तो आप इसका ऑप्शन इन्फिनिटी चूज़ करेंगे। लेकिन ये भी ख्याल रखना है कि अगर वो डिस्प्लेसमेंट ओवर डिस्टेंस पूछ ले तो फिर जब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है, डिस्टेंस इसका 2πr है, अब ज़ीरो ओवर समथिंग किसकी इक्वल होगा? ज़ीरो होगा। तो ये पेपर में थोड़ा ध्यान से देख लेना है कि वो क्या चीज़ पूछ रहा है, s/d पूछ रहा है या d/s पूछ रहा है। इसी तरह नेक्स्ट इसका क्वेश्चन आपका ये बन सकता है कि आप इन दोनों की रेशियो बताओ डिस्टेंस ओवर डिस्प्लेसमेंट की आफ्टर हाफ रोटेशन। देखिए बच्चे, ये जो डिस्टेंस लिखा हुआ है ये डिस्टेंस लिखा हुआ है कंप्लीट रोटेशन का। अगर आप हाफ रोटेशन का डिस्टेंस निकालना चाहते हैं तो सिंपली इसी डिस्टेंस को अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास किस रोटेशन का आ जाएगा? हाफ रोटेशन का। तो वही डिस्टेंस 2πr को मैंने 2 से डिवाइड कर दिया है, 2 से कैंसिल होकर πr बच गया। इसमें मैंने कि हाफ रोटेशन में जो डिस्टेंस कवर हो रहा है वो πr है। इसी तरह अगर आप लोगों ने हाफ रोटेशन का डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना हो तो दोबारा डायग्राम को देखें। देखिए हाफ रोटेशन कहाँ से कहाँ तक है? A से B तक है और B से C तक है। इस कर्व पाथ के अलॉन्ग तो डिस्टेंस है वो हमें समझ आ गया 2πr है। अब हमें इस A पॉइंट से लेकर C पॉइंट तक डिस्प्लेसमेंट चाहिए और डिस्प्लेसमेंट पहले आपको बताया था कि 2 पॉइंट्स के दरमियान में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि डिस्प्लेसमेंट के लिए पहले आप A से O तक आएंगे तो डिस्प्लेसमेंट R कवर हुआ है, फिर आप O से C पर जाएंगे तो अगेन डिस्प्लेसमेंट R ही कवर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि हाफ रोटेशन में डिस्टेंस तो πr है लेकिन डिस्प्लेसमेंट A से C तक R प्लस R कितना हो गया? 2r। इसका मतलब ये हुआ कि डिस्प्लेसमेंट इस केस में जो बन रहा है वो 2r है। और अब अगर हम इन दोनों की रेशियो की बात करते हैं तो डिस्टेंस आपका πr हो गया, डिस्प्लेसमेंट 2r हो गया, r से कैंसिल होकर π/2 आ गया आंसर में। अच्छा, एक तो ये एमसीक्यूज हो गए। इसके अलावा ये एमसीक्यूज वैसे भी आते होते हैं,
मतलब वो आपसे हाफ रोटेशन में डिस्टेंस सिंपल पूछ लेते हैं। अगर बॉडी सर्कल में मूव कर रहा है तो हाफ रोटेशन में डिस्टेंस कितना कवर होगा, तो आपका ऑप्शन बनेगा पाई आर कवर होगा। या इस क्वेश्चन को थोड़ा यूं भी चेंज करके पूछ लेते हैं, से वो आपसे कह देता है कि बॉडी एक सर्कल में मूव कर रहा है जिस सर्कल का रेडियस लेट से 2 मीटर है, यानी बॉडी जिस सर्कल मूव कर रहा है उसका रेडियस 2 मीटर है, और आपसे कहता है कि हाफ रोटेशन के बाद आप उसका डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करें। तो देखिए अगर हाफ रोटेशन के बाद मैं उसका डिस्टेंस कैलकुलेट करता हूं, अब रेडियस की उसने अब हमें यहाँ पर उसने रेडियस की वैल्यू दे दी है और रेडियस यहाँ पर बन रहा है 2 मीटर। अब अगर मैं इसका डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहूँगा तो अगर r की जगह पर मैं 2 पुट करूँगा तो आपका डिस्टेंस बन जाएगा 2 पाई और साथ में इसकी यूनिट मीटर आ जाएगी। इसी तरह अगर हाफ रोटेशन में, लेकिन ये 2 पाई आंसर कब होगा, जब रेडियस 2 मीटर होगा। इसी तरह अगर आपसे हाफ रोटेशन में डिस्प्लेसमेंट पूछ ले और आपको रेडियस, इसी क्वेश्चन की एग्जांपल ले लेते हैं, 2 मीटर गिवन है, तो हम इस क्वेश्चन में वैल्यूज पुट करेंगे ना, तो 2 × 2 हमारे पास कितने मीटर बन जाएगा, 4 मीटर बन जाएगा। तो डिस्टेंस इस केस में 2 पाई मीटर बन रहा है और डिस्प्लेसमेंट इस केस में 4 मीटर बन रहा है। मीन रेशो के अलावा भी सर्कल के क्वेश्चंस आ सकते हैं आप लोगों के। अब अगर हम क्वार्टर रोटेशन की बात करते हैं तो क्वार्टर रोटेशन को ज़रा देखें डायग्राम में। क्वार्टर रोटेशन बच्चों बनता है ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक। अब इस ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ जाते हुए ये जो कर्व पाथ कवर हो रहा है ना, ये वाला जो पाथ है, इस पाथ के लॉन्ग बॉडी ने जितना मूव किया है वो बॉडी का डिस्टेंस होगा। और यहाँ से अगर मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है और ये स्ट्रेट लाइन डिस्प्लेसमेंट को शो करेगी और ये जो कर्व पाथ होगा वो डिस्टेंस को शो करेगा। दोबारा वही बात कि अभी इस सर्कल का फोर्थ पार्ट है ये, और ये जो डिस्टेंस आप लोगों ने लिखा हुआ है ये 1 कंप्लीट सर्कल का लिखा हुआ है। अब आप लोगों ने अगर क्वार्टर यानी फोर्थ पोर्शन इसका कैलकुलेट करना है तो डिस्टेंस टोटल होता है 2 पाई आर, ये कंप्लीट रोटेशन क्या है। अगर आप क्वार्टर रोटेशन का कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो हम इसको 4 से डिवाइड कर देंगे, और देखिए अगर मैं इसको 4 से डिवाइड करूंगा तो 2, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, आपका 2 आ जाएगा और पाई आर बाई 2 हो गया। ये भी आप लोगों ने याद रखना है। अलहदा से भी एमसीक्यू आ सकता है कि आपसे पूछ सकता है कि क्वार्टर रोटेशन में डिस्टेंस कितना होता है, और क्वार्टर रोटेशन में डिस्टेंस आपका पाई आर बाई 2 बनेगा। और बिल्कुल जिस तरह मैंने पहले आपको एग्जांपल दी है, अगर आपको सर्कल का रेडियस गिवन हो तो फिर आपसे एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ डिस्टेंस भी वो पूछ सकता है। एक तो ये चीज़ होगी कि डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए आप लोगों ने टोटल डिस्टेंस को 4 से डिवाइड करके उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब दूसरी चीज़ रहेगी, रेशो के लिए आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए होता है। देखिए बच्चे, ये स्ट्रेट लाइन डिस्प्लेसमेंट को शो कर रही है। अगर O से A तक इसका रेडियस R है तो O से B तक भी तो रेडियस ही होगा ना, वो भी R की इक्वल होगा। तो ये आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल आपको बन गई है। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल के आपका इसकी बेस और परपेंडिकुलर 2 चीज़ें हैं, और आपको इसका हाइपोटेन्यूज चाहिए। और आप सबको बच्चों याद है कि इसका हाइपोटेन्यूज राइट एंगल ट्राइंगल का हम किस मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं, डेफिनेटली पाइथागोरस थ्योरम आप यूज़ करेंगे। तो मैंने यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दिया, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। मैंने उसके ऊपर वो अंडर रूट लगा दिया और इधर स्क्वायर को रिमूव कर दिए, तो ये आपका बेस का स्क्वायर हो गया प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये आपका सॉल्व करेंगे 2r स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल होगा तो अंडर रूट 2r। ये भी अलहदा से एमसीक्यूज़ के लिए याद रखना है कि अगर आपके पास क्वार्टर रोटेशन में सिंपली डिस्प्लेसमेंट आपसे पूछ ले तो क्वार्टर रोटेशन में डिस्प्लेसमेंट अंडर रूट 2r के बराबर होगा। और इस क्वेश्चन जो हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है, इस क्वेश्चन में अगर आपसे पूछता है डिस्टेंस ओवर डिस्प्लेसमेंट की रेशियो आप लोग बताएं तो सेम आप वैल्यूज पुट कर देंगे। डिस्टेंस आप लोगों का जो बन रहा था वो पाई आर बाई 2 बन रहा था, और जो डिस्प्लेसमेंट है बच्चों वो अंडर रूट 2r है। अब r इस r से कैंसिल हो जाएगा तो पाई बाई 2 अंडर रूट 2 की फॉर्म में आपका आंसर होगा। तो ये कंप्लीट सर्कल है, और जिस तरह मैंने बताया ना सर्कल के इन बिटवीन भी क्वेश्चन छोटे छोटे बन सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने सर्कल के बारे में याद रखनी है। थोड़ा और अपनी बात को आगे चलाते हैं। मैंने फ्री फॉल के बारे में थोड़ी सी बात करता हूँ। हम कहते हैं ना बॉडी फ्री फॉल कर रहा है, तो फ्री फॉल की कंडीशंस क्या हैं? तो फ्री फॉल की 3 मेजर कंडीशन हैं। पहली कंडीशन ये है कि फ्री फॉल में बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी 0 होनी चाहिए, मीन vi या u जिसे आप कहते हैं उसको 0 होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि उसमें एक्सेलरेशन जो बॉडी का है वो g की इक्वल होना चाहिए, g मीन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और f स्मॉल f सिंबल होती है फ्रिक्शन की,
और उस केस में फ्रिक्शन भी ज़ीरो होगी। इट मीन्स कि हम बॉडी को कब कहेंगे बॉडी फ्री फॉल कर रहा है, जब ये तीनों कंडीशन को अगर को बॉडी सेटिस्फाइड करता है तो हम बोलते हैं बॉडी क्या कर रहा है, फ्री फॉल कर रहा है। ये भी आपका एमसीक्यू आ सकता है, पूछ सकता है आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंडीशन ऑफ फ्री फॉल। हम कहते हैं ये सारी कंडीशन है किसकी, फ्री फॉल की। अब मैं डिस्टेंस की कैलकुलेशन के कुछ हम न्यूमेरिकल्स करते हैं कि डिस्टेंस कैलकुलेट हम कैसे करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने सर्कल को डिस्कस कर लिए, अब हम स्ट्रेट लाइन की बात करेंगे कि स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग अगर बॉडी क्या कैसे फॉल कर रहा हो, फ्री फॉल करे, क्योंकि फ्री फॉल आपको पता है स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग होती है, तो बॉडी का डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, इसमें वो बात करें ए बॉडी इज फॉलिंग फ्रीली, यानी बॉडी फ्री फॉल कर रहा है। क्वेश्चन उसका ये है कैलकुलेट द डिस्टेंस, यानी पहली कंडीशन क्या है, फॉलिंग फ्रीली हमें समझ आ गया, और डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। और आपको पहले भी बताया इवन यहाँ पर वो डिस्प्लेसमेंट भी हमें कह दे, तो जब बॉडी स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग मूव करता है तो उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपस में इक्वल होते हैं, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा कि यहाँ पर डिस्टेंस लफ्ज़ लिखा हुआ है या यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट लिखा हुआ है। वो कह रहा है बॉडी फ्री फॉल कर रहा है, उसका डिस्टेंस कैलकुलेट करें। कवर्ड बाय द बॉडी इन 5 सेकंड्स, इस चीज़ को आप लोगों ने बच्चों ज़रा ध्यान से सीखना है। ये क्वेश्चन दो तरह से आता होता है, एक बार होता है डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन 5 सेकंड्स, और यही क्वेश्चन चेंज होकर आ रहा होता है डिस्कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन 5 सेकंड। क्या ख्याल है, इन दोनों में कुछ डिफरेंस होगा या सेम बात होगी? ज़रूर डिफरेंस होना चाहिए, क्योंकि ये वो डिस्टेंस पूछ रहा है 5 सेकंड्स का टोटल डिस्टेंस है, यानी वो डिस्टेंस पूछ रहा है बॉडी अगर मूव कर रहा है तो ये टोटल डिस्टेंस पूछ रहा है बॉडी ने जो कवर किया है कितने टाइम के अंदर, 5 सेकंड्स के अंदर। और दोबारा मैंने क्वेश्चन बनाया डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन 5th सेकंड। अब अगर 5th सेकंड का पूछ रहा है तो 5th सेकंड का मतलब ये है कि वो किसी पर्टिकुलर सेकंड का डिस्टेंस पूछ रहा है, यानी अब वो टोटल डिस्टेंस नहीं पूछ रहा, वो डिस्टेंस आपसे पूछ रहा है जो बॉडी ने किसी पर्टिकुलर सेकंड में कवर किया है। आप इस बात को यूँ समझ लें कि सपोज करें ये बॉडी फॉल कर रहा है ना, ये मैं रफ सी स्केचिंग करूँ और बॉडी ये टोटल फॉल कर रहा है, अगर 5 सेकंड्स होगा तो ये आपसे टोटल डिस्टेंस पूछ रहा है 5 सेकंड में जो कवर हुआ है। लेट्स से ये मैं डिस्टेंस की वो लाइंस लगा रहा हूँ, फर्स्ट सेकंड के लिए है, सेकंड, थर्ड, 4 एंड लेट्स से ये 4 सेकंड हो गया और ये 5 सेकंड हो गया। अब इशू बच्चों ये है कि अगर वो ये पूछता है ना कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन 5 सेकंड्स, तो 5 सेकंड्स का मतलब है कि वो आपके इस ए पॉइंट से लेकर इस पॉइंट बी तक टोटल डिस्टेंस आपसे डिमांड कर रहे हैं। लेकिन जब वो कहेगा ना 5 सेकंड का डिस्टेंस बताएं, तो वो डिस्टेंस आपसे जस्ट इस पर्टिकुलर सेकंड का पूछ रहा है। तो ये पेपर में जब क्वेश्चन आएगा तो आप लोगों ने थोड़ा ध्यान से याद रखना है कि फ्री फॉल का क्वेश्चन होगा तो दो तरह से आ सकता है, एक 5 सेकंड्स का वर्ड यूज हो सकता है और एक 5 सेकंड। मतलब यह है कि एक टोटल डिस्टेंस का क्वेश्चन आ सकता है और एक पर्टिकुलर सेकंड के लिए डिस्टेंस आ सकता है। तो अब हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस चीज़ को समझते हैं। देखिए मैंने बोर्ड पे 2 फार्मूले आपके सामने लिखे हुए कि एक फार्मूला लिखा है S = ½ 1/2 GT²। इसमें आप लोगों ने याद रखना है कि ये वाला जो फार्मूला है, इस फार्मूला में ये फार्मूला हम तब यूज़ करेंगे जब फ्री फॉल में आप लोगों ने बच्चों टोटल डिस्टेंस कवर करना हो, कैलकुलेट करना होगा। जिस तरह अगर किसी क्वेश्चन में टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करने का क्वेश्चन आता है तो हम इससे कैलकुलेट करेंगे इसको, जिस तरह 5 सेकंड वाला क्वेश्चन है। इसी तरह अगर वो किसी पर्टिकुलर सेकंड में डिस्टेंस पूछता है तो ये वाला जो फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, ये वाला फार्मूला है किसी पर्टिकुलर सेकंड के लिए। मतलब ये टोटल डिस्टेंस नहीं बताता, ये किसी फिक्स पर्टिकुलर सेकंड में आपको डिस्टेंस बता रहा होता है। अच्छा, सबसे पहले हम टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। देखिए अगर टोटल डिस्टेंस की बात करें तो हम S = ½ GT² यूज़ करेंगे 1/2। एमसीक्यूज़ में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g की वैल्यू हम यूजुअली 10 यूज़ करते हैं। कुछ एमसीक्यूज़ के अंदर हम 9.8 एग्जैक्ट वैल्यू भी यूज़ करेंगे। वो जैसे जैसे हम आगे पढ़ते जाएंगे तो आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि आप लोगों ने 9.8 का भी यूज़ करनी है और 10 का भी यूज़ करनी है। इन शॉर्ट ये है कि वो ऑप्शन देखकर भी पता चल जाता है कि 9.8 हम यूज़ करेंगे या हम 10 यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम 10 यूज़ कर रहे हैं क्योंकि एमसीक्यूज़ में किसी भी ऑप्शन में फ्रैक्शन हमें बज़ाहिर नज़र नहीं आ रही, तो जी 10 हो गया। अब अगर हम टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, यानी 5 सेकंड वाला अगर एमसीक्यूज़ हम अटैम्प्ट करते हैं तो टी की जगह पर आप लोगों ने 5 पुट कर देंगे, 5 का स्क्वायर कर देंगे। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 5 हो जाएगा और 5 का स्क्वायर 25,
तो ये आपका 125 मीटर डिस्टेंस कवर होगा। इसका मतलब ये हुआ अगर बॉडी ए पॉइंट से बी पॉइंट पर आए तो बॉडी ने टोटल फ्लाइट के दौरान जो डिस्टेंस कवर किया है वो 125 मीटर होगा। इट मीन्स कि इसका बी ऑप्शन कब होगा, ये वाला ऑप्शन कब करेक्ट होगा, जब आप लोगों से वो क्या डिमांड करेगा, टोटल डिस्टेंस डिमांड करेगा। यानी जब टोटल डिस्टेंस की बात करेगा तो आप लोगों ने ऑप्शन 125 मीटर चूज़ करना है। लेकिन बच्चों अगर वो कहते हैं कि कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन 5 सेकंड, तो फिर तो हमें ये टोटल डिस्टेंस नहीं चाहिए, हमें ये बिल्कुल थोड़ा सा डिस्टेंस चाहिए। अब इसका एक मेथड तो ये होता है ना, जो कुछ बच्चे अडॉप्ट करते हैं, वो पहले 5 सेकंड्स का निकालते हैं, जिस तरह भी मैंने 125 मीटर निकाला है। उसके बाद वो करते ये हैं कि वो 4 सेकंड का भी डिस्टेंस निकालते हैं। यानी पहले 5 का कैलकुलेट किया, फिर 4 का कैलकुलेट किया, फिर 5 का जो टोटल डिस्टेंस है उसमें से 4 वाले डिस्टेंस को माइनस करते हैं और फिर जाकर वो इस 5 सेकंड का डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये कैलकुलेशन बहुत लंबी नहीं हो जाएगी कि पहले आप लोग 5 सेकंड का कैलकुलेट करो, फिर आप किसका कैलकुलेट करो, 4 सेकंड का कैलकुलेट करो, फिर आप उन दोनों का डिफरेंस लो और फिर आप आंसर कैलकुलेट करो। तो असल में इंटरेस्ट में हमारे पास इतना टाइम तो होता नहीं कि हम इसको बहुत लेंथी मेथड से अटैम्प्ट करें, इसीलिए हम लोगों ने इसका एक शॉर्टकट बनाया हुआ है कि किसी पर्टिकुलर सेकंड में हम डायरेक्ट डिस्टेंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं और उसका फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। इसमें एक ही नई चीज़ है, 5 2 1 तो हमारे लिए नंबर ही हैं, एन इसमें क्या चीज़ है, एन इसमें जो लिखा हुआ है बच्चे वो पर्टिकुलर सेकंड होगा जिसमें हम डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। एन क्या चीज़ है, वो पर्टिकुलर सेकंड है जिसमें हम डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। इस एन की वैल्यू न्यूमेरिकल पे डिपेंड करेगी। अगर 5th सेकंड है तो एन की जगह पर 5 पुट करेंगे, अगर 3rd सेकंड होता तो एन की जगह पर 3 पुट होता, अगर 4th सेकंड होता तो एन की जगह पर 4 पुट होता। मीन कोई भी सेकंड इसकी जगह पर लिखा जा सकता है, लेकिन फ्री फॉल के लिए पर्टिकुलर सेकंड में के डिस्टेंस के फार्मूले का जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट चेंज नहीं होगा। सिर्फ आपके पास क्वेश्चन में एन की वैल्यू क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। और अभी हम इसको सॉल्व करते हैं फॉर किसके लिए, 5th सेकंड के लिए। इसमें बच्चे हम जल्दी से वैल्यूज पुट करके देखते हैं। एस 5th आ जाएगा और अगर हम एस 5th यहाँ से कैलकुलेट करते हैं तो 5 इंटू 2 इंटू 5 माइनस 1, 5 इंटू 10 माइनस 1, 5 इंटू 9, तो ये बच्चों आपका कितने मीटर बन गया, 45 मीटर। इसका मतलब ये हुआ कि इस एमसीक्यूज़ का ऑप्शन ए कब होगा, जब वो आपसे डिस्टेंस पूछेगा किसी पर्टिकुलर सेकंड में, तो फिर आपका ऑप्शन ए ठीक करेक्ट होगा। और अगर वो टोटल डिस्टेंस पूछता है तो फिर आपका ऑप्शन 125 मीटर करेक्ट होगा। अब हम उसी की थोड़ी और प्रैक्टिस करते हैं। मैंने एक छोटा सा एमसीक्यू लिखा है, बॉडी इज़ फॉलिंग फ्रीली। एक बॉडी फ्री फॉल कर रहा है, मीन दोबारा क्वेश्चन फ्री फॉल की है। और अब क्वेश्चन में कह रहे हैं कैलकुलेट द रेशियो कैलकुलेट करनी है ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन 2nd एंड 3rd सेकंड। इसका मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन फ्री फॉल का है, कीवर्ड है, रेशियो कैलकुलेट करनी है और डिस्टेंस की कैलकुलेट करनी है कवर्ड बाय द बॉडी इन 2nd एंड 3rd सेकंड। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला क्वेश्चन भी टोटल डिस्टेंस की रेशियो नहीं पूछ रहा, बल्कि आपसे वो बच्चों रेशियो पूछ रहा है किसी पर्टिकुलर सेकंड की। इसका मतलब एक पर्टिकुलर सेकंड की रेशियो बतानी है। और मैंने आपको बताया था कि अगर बॉडी फ्री फॉल कर रहा हो उसका पर्टिकुलर सेकंड इस फार्मूले से कैलकुलेट हो सकता है। तो पहले उसने सेकंड में जितना डिस्टेंस कवर किया है वो हम कैलकुलेट करते हैं। उसके लिए सिंपली आप लोगों ने ये करना है कि इस फार्मूला में इस n की जगह पर आप लोगों ने 2 पुट कर देना। अगर मैं यहाँ 2 पुट करूँगा तो 2 इंटू 2 4 माइनस 1, ये 1 माइनस हो जाएगा, और 4 माइनस 1 3 को अगर हम 5 से करेंगे तो 15 मीटर। इसमें मैंने कि सेकंड में उसने जो डिस्टेंस कवर किया है वो 15 मीटर बना है। अब हम लोगों ने उसका डिस्टेंस कैलकुलेट करना है जो उसने 3rd सेकंड में कवर किया है। तो इसी फार्मूले में n की जगह पर अब आप लोगों ने 3 पुट करना है। तो 3 2 6, 6 माइनस 1 5, 5 इंटू 5 25 मीटर। इसका मतलब ये हुआ कि उसने सेकंड में जो डिस्टेंस कवर किया है वो 15 मीटर है और 3rd सेकंड में 25 मीटर कवर किया है। हमारा क्वेश्चन ये है कि उनकी क्या बतानी है, रेशो के लिए S2/S3 अगर आप कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो 15 बाय आप 25 कर देंगे। अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो अगर 5 से कैंसिलेशन इसकी करें तो यहाँ पर आपका 3 आ जाएगा और ये 5 यहाँ पर नीचे आ जाएगा। अगर आप इसको 5 से कैंसिलेशन करते हैं तो जो करेक्ट रेशियो बनेगी वो 3/5 होगी। तो इन ऑप्शन में से देखें 3/5 कौन सा ऑप्शन बन रहा है आपका, डेल्टा ऑप्शन होगा विच इज़ 3/5।
अभी हम लोगों ने जो ये कंसेप्ट तो सीख लिया कि डिस्टेंस दो तरह के आते हैं, एक टोटल कवर डिस्टेंस होता है और एक किसी पर्टिकुलर सेकंड में डिस्टेंस होता है। लेकिन अभी तक हम लोगों ने जिसका केस पढ़ा है वो सिर्फ वो कंडीशन पढ़ी है जब बॉडी कैसे फॉल करेगा, एग्जैक्टली फ्री फॉल करेगा। अब हम बात करते हैं कि अगर बॉडी फ्री फॉल नहीं कर रहा, बॉडी किसी रोड के ऊपर मूव कर रहा है, तो उसके लिए भी तो दोनों तरह के केस होंगे। अगर बॉडी जिस तरह कार है वो किसी रोड पे मूव कर रही है तो उसके लिए भी तो दोनों केस बनेंगे ना। उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 हो भी सकती है, कार की इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं भी हो सकती। उस बॉडी जो भी रोड के ऊपर मूव कर रही है स्ट्रेट लाइन में, उसका एक्सेलरेशन जो है वो उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। जब बॉडी फ्री फॉल करेगा उस केस में तो हम जी को 10 ही यूजली यूज़ करेंगे। लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम आता है कि बॉडी रोड के ऊपर मूव कर रही है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की वैल्यू कोई भी हो सकती है और हम वही यूज़ करेंगे जो क्वेश्चन में गिवन होगी। देखिए मैंने एक छोटा सा एमसीक्यूज लिखा है, इसको देखते हैं फिर इसके फार्मूलाज की बात करते हैं। तो लिखे ए कार इज मूविंग अलॉन्ग ए स्ट्रेट रोड के ऊपर मूव कर रही है विद इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकंड। इन इसकी इनिशियल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड गिवन है। कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन 4th सेकंड। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला क्वेश्चन भी किसी पर्टिकुलर सेकंड का है। यहाँ पर 4 सेकंड भी हो सकता था, लेकिन ये 4th सेकंड का डिस्टेंस है। ये डिफरेंस ऑलरेडी अब आपको क्लियर हो चुका है। इफ़ इट इज़ मूविंग विद एन एक्सेलरेशन ऑफ इफ इट इज़ मूविंग विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और उसका जो एक्सेलरेशन है वो कितना है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन गिवन है। इट मीन्स कि जो तीन चीज़ें हैं, इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू, सेकंड और एक्सेलरेशन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। और अगर यहाँ पर 4 सेकंड हो तो पर्टिकुलर सेकंड का डिस्टेंस पूछा गया है, और अगर 4 सेकंड होता तो आप लोगों ने टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करना था। तो ये वाला क्वेश्चन फ्री फॉल का नहीं है। इसका मतलब है जो प्रीवियस फार्मूला हम लोगों ने पढ़े थे, यानी ये वाला जो फार्मूला है, अब इस क्वेश्चन के ऊपर ये वाला फार्मूला एप्लीकेबल नहीं है। इसी फार्मूले की जो जनरल फॉर्म है ना, वो मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। यही जो फार्मूला है इसकी ये वाली जनरल फॉर्म है, और ये नीचे वाला जो फार्मूला ये वाला है, ये फार्मूला हम तब यूज़ करेंगे, एस nth लिखा हुआ है, जब आप लोगों ने डिस्टेंस कैलकुलेट करना हो किसी भी पर्टिकुलर सेकंड के अंदर। और ऊपर वाला तो आप सारे इससे फेमिलियर हैं। ये वाला फार्मूला हम तब यूज़ करेंगे जब बॉडी मूव करेगा और आप लोगों ने उसका टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करना होगा। अगर आप गौर करें ना, तो जो मैंने पहले फार्मूले फ्री फॉल के लिए लिखे थे वो मैंने इसी से बनाए थे। ज़रा देखिएगा इसको, ज़रा जल्दी से देखें ये वाला फार्मूला कहाँ से आया होगा। फ्री फॉल में मुझे बताएं इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, 0, तो ये वाली टर्म खत्म होगी। और फ्री फॉल में आपका जो ए होता है वो किसकी इक्वल होता है, जी। और ए की जगह पर अगर हम जी लिखते हैं तो जी कितना होता है, 10, तो 10/2 कितना हो गया, 5। तो देखिए यहाँ पर 5 ही आ गया ना। तो अब आपको आइडिया होगा ये वाला 5 क्यों आया हुआ है, कि आप लोगों ने g को 2 से डिवाइड किया हुआ है। अगर उसकी वैल्यू पुट करें तो 10 को 2 से डिवाइड किया हुआ है, तो ये वाली चीज़ 5 आ गई। तो ये फार्मूला सिर्फ फ्री फॉल के लिए है, और इसी फार्मूले की जनरलाइज फॉर्म ये वाली है। और ये वाला फार्मूला किसी भी केस के ऊपर अप्लाई हो सकता है। मैं जिस फार्मूले को भी जनरल फार्मूला बोलूँगा, वो जो फार्मूला होगा वो मोस्ट ऑफ प्लेसेस के ऊपर हम उसको अप्लाई कर सकते होंगे। अब आप ज़रा देखें, इस क्वेश्चन में आप लोगों ने 4 सेकंड का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो इसी क्वेश्चन में आप वैल्यूज पुट करके आप इसको इजीली अटैम्प्ट कर सकते हैं। हम जल्दी से इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। इधर ही मैं पुट कर देता हूँ। वी आई को हम क्या लिखेंगे, इसको हम अरेज कर देते हैं। इसमें वी आई को अगर हम क्या पुट कर दें, आपका वी आई आपका 2 आ रही है, प्लस एक्सेलरेशन आपका 10 आ रहा है, तो 10/2 इंटू, अब वो पर्टिकुलर सेकंड कौन सा पूछ रहा है, 4, तो 4 × 2 कितना हो जाएगा, 8 -1 हो जाएगा। इसको थोड़ा और सॉल्व करें, 2 हो जाएगा। ये 7 बन रहा है, इसको कैंसिल करें तो 5 आ रहा है। तो 7 को 5 से करेंगे तो +35, तो टोटल डिस्टेंस कितना बन गया आपका, 37 मीटर बन गया। इसका मतलब ये हुआ कि बॉडी ने 4 सेकंड में जो डिस्टेंस कवर किया है वो आपका इक्वल टू आ रहा है 37 मीटर के। इसी तरह अगर यहाँ पर 4 सेकंड होता तो फिर हम S = VAT + 1/2 AT² के फार्मूले से इसको सॉल्व कर सकते थे। तो ये बस आप लोगों ने जो पोर्शन पढ़ा है, अब हम डिस्टेंस को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि वो टोटल डिस्टेंस भी पूछ सकता है और किसी पर्टिकुलर सेकंड में भी आपसे डिस्टेंस पूछ सकता है। स्पीड और वेलोसिटी की तरफ अब चलते हैं। देखिए बच्चे, स्पीड और वेलोसिटी को देखते हैं। स्पीड आप सब जानते हैं कि स्केलर क्वांटिटी है, इसी तरह वेलोसिटी जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है। स्पीड जो है वो डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट नहीं होती,
इसलिए स्पीड जो है वो ज़ीरो भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, बट स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव, जिस तरह डिस्टेंस के बारे में आपको समझाया है। इसी तरह अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये ज़ीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। नेगेटिव मीन जब उसकी डायरेक्शन रिवर्स होगी तो वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। अब जो क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर और वो एवरेज स्पीड के मोस्टली आते हैं। अब एवरेज स्पीड के मैंने डिफरेंट केसेस यहाँ डिस्कस किए हैं, इन केसेस के मैंने केसेस यहाँ पर लिख दिए हैं। अभी हम इनके एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे तो इन केसेस पे फर्दर आपकी ग्रिप स्ट्रांग हो जाएगी। पहला केस बच्चे ये है, केस मीन हिंट आप समझें। अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन यूनिवर्सिटी में आता है जिसमें आपको बॉडी के कवर डिस्टेंस सेम हो, यानी बॉडी मूव कर रहा है लेकिन उसके जो डिस्टेंस उसने कवर किए हैं वो सेम है, लेकिन उस डिस्टेंस को कवर करने में जो उसने टाइम लिया है वो टाइम सेम ना हो। अगर ये वाली सिचुएशन डेवलप हो जाए तो इस सिचुएशन में अगर आप एवरेज स्पीड कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम उसके लिए फार्मूला वी एवरेज 2v1 v2 v1 प्लस क्या यूज़ करेंगे, v2 यूज़ करेंगे अगर डिस्टेंस सेम हो लेकिन टाइम सेम ना हो तो। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर इसके अपोजिट बात अब हो रही है, डिस्टेंस सेम नहीं है लेकिन टाइम सेम हो जाए। इसमें क्या था, डिस्टेंस सेम है, वहाँ पर डिस्टेंस सेम अगर ना हो लेकिन क्या सेम हो जाए, टाइम सेम हो जाए, तो फिर एवरेज स्पीड के लिए आप लोगों ने जो फार्मूला यूज़ करना है v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय सिंपल 2 कर देंगे। इस फार्मूले से तो आप मैट्रिक में भी काफ़ी ज़्यादा फेमिलियर थे। तीसरा इसका केस ये है, अगर दोनों चीज़ें सेम ना हो, ना डिस्टेंस कवर्ड सेम हो ना ही टाइम सेम हो, तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, बॉडी ने जो टोटल डिस्टेंस कवर किया होगा उस टोटल डिस्टेंस के ऊपर सम लिख देंगे और नीचे जो बॉडी ने टोटल टाइम लिया होगा उस टोटल टाइम का सम लिख देंगे, तो हमारे पास एवरेज स्पीड बन जाएगी। लास्ट केस इसका ये बनता है, अगर बॉडी मूव कर रहा है, इसमें दोनों चीज़ें अनइक्वल हैं, इसमें दोनों चीज़ें अब इक्वल हो गई हैं कि बॉडी के डिस्टेंस कवर्ड भी सेम हो जाएं और बॉडी ने जो टाइम लिया है उनको कवर करने में वो भी सेम हो जाए। मीन मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इफ बॉडी कवर इक्वल इंटरवल ऑफ डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो आपको पता है ये कब पॉसिबल होगा, व्हेन बॉडी मूव विद यूनिफॉर्म स्पीड आर वेलोसिटी। इट मीन्स कि अगर बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड या वेलोसिटी से मूव कर रही है तो बॉडी इक्वल डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो ये सिचुएशन कब पॉसिबल है, व्हेन बॉडी मूव करेगी विद किस वेलोसिटी से, वी यूनिफॉर्म मीन उसकी वेलोसिटी क्या होगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी। और आप लोगों ने एक और बात भी याद रखनी है कि व्हेन बॉडी मूव विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी देन उसकी एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आपस में इक्वल हो जाती हैं। ये बहुत कॉमन एमसीक्यूज है, आपके बोर्ड में भी रिपीट हुआ है कि एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कब इक्वल होंगी, व्हेन बॉडी मूव विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी देन एवरेज और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बिकम इक्वल टू ईच अदर। अभी हम इन्हीं फार्मूलाज की थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं कि हम लोगों ने कौन सा फार्मूला कब यूज़ करना है ना। अब जरा फर्स्ट एमसीक्यूज को देखें, इसमें लिखा है कार गोस। अब आप लोगों ने इन एमसीक्यूज में ये जो आपको पहले पॉइंट्स बताए ना, डिस्टेंस सेम हो डिस्टेंस सेम ना हो, वो सारे केस देखना है कि कौन सा क्वेश्चन किस केस से सॉल्व होगा। मैंने 2-3 एग्जाम्पल लिखी हैं। इसमें पहला केस है, कार गोज स्ट्रेट मूव कर रही है फ्रॉम पॉइंट ए टू बी विद ए वेलोसिटी ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, यानी उसकी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रही है, एंड रिटर्न बैक, और बॉडी वापस आ गई। इसको मैंने कि रिटर्न बैक उसी पॉइंट पे वापस आ गई है। अगर बॉडी उसी पॉइंट पे वापस आ गई है तो यहाँ से हमें ये हिंट मिल जाता है कि बॉडी के जो कवर डिस्टेंस उसने किए हैं वो सेम है, क्योंकि अगर रिटर्न बैक हुई है तो इसका मतलब है बॉडी के कवर डिस्टेंस क्या होंगे, फिर सेम उसने कवर किए हैं। अच्छा खैर, रिटर्न बैक विद वेलोसिटी ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, और जब वापस आई है तो उसने डिस्टेंस कितना कवर किया है, 60 किलोमीटर पर आवर कवर किया है। इट मीन्स कि डिस्टेंस कवर्ड उसके सेम है क्योंकि स्पीड डिफरेंट है। डिस्टेंस कवर तो सेम है क्योंकि रिटर्न बैक हुई है। सेम डिस्टेंस को अगर वो डिफरेंट स्पीड से कवर कर रहा है, सेम डिस्टेंस को अगर वो डिफरेंट स्पीड से कार कवर कर रही है तो आपको क्या लगता है टाइम सेम लेगी? डेफिनेटली टाइम उसका डिफरेंट होगा। इट मीन्स कि इस केस में इन डिफरेंट स्पीड की वजह से हम कह रहे हैं, रिटर्न बैक की वजह से हम कह रहे हैं डिस्टेंस कवर्ड सेम है, लेकिन स्पीड डिफरेंट है, तो जिसकी वजह से उसका टाइम जो होगा वो भी डेफिनेटली क्या होगा, डिफरेंट होगा। क्योंकि डिस्टेंस अगर सेम है, स्पीड डिफरेंट होगी तो टाइम भी बॉडी डिफरेंट टाइम लेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये और कह रहे हैं कि कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द होल जर्नी, एवरेज स्पीड कैलकुलेट करें।
इस पूरे जर्नी के दौरान। मैंने इसको थोड़ा स्केच भी किया है कि बॉडी ए से बी पर जा रहा है, फिर बॉडी बी से ए पर वापस आ रहा है। तो ये बच्चों क्वेश्चन कौन सा बना जिसमें डिस्टेंस कवर्ड सेम है लेकिन बॉडी का टाइम सेम नहीं है। तो इस केस में आपको याद होगा हम लोगों ने एवरेज स्पीड के लिए फार्मूला पढ़ा था 2v1 v2 और डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। ये वाला फार्मूला हम यूज़ करेंगे। ये वाला फार्मूला हम क्यों यूज़ कर रहे हैं वो आपको उम्मीद है आइडिया हो चुका होगा यहाँ पर। अब इसको ज़रा देखें, इसमें अगर हम वैल्यूज़ पुट करते हैं तो आपका जो वैल्यूज़ हैं 2 × 40 × 60 डिवाइडेड बाय 40 प्लस 60, उसी तरह 2 × 40 × 60 डिवाइडेड बाय आपका 100 हो जाएगा। ये 0 इससे कैंसिल, ये 0 इससे कैंसिल, तो 6 को 4 से करेंगे तो 24, 24 को 2 से करेंगे तो 48। तो इस मीन कि अगर आपसे एवरेज स्पीड बच्चों पूछता है इसी क्वेश्चन में तो एवरेज स्पीड का आंसर आपके पास बनेगा 48 किलोमीटर पर आवर। इट मीन्स कि इस केस में इसका ऑप्शन आपके पास बीटा ऑप्शन होगा और 48 किलोमीटर पर आवर होगा। तो मेन चीज़ ये थी कि आपको इन हिंट्स को यूज़ करके आपको एग्जैक्ट फार्मूला अप्लाई करना आ जाए कि आप लोगों ने कौन सा फार्मूला यूज़ करना है। अगर इसमें मैं थोड़ी सी चेंज कर दूँ, मैं यहाँ पर एवरेज स्पीड की बजाय आपसे एवरेज वेलोसिटी पूछ लेता, यानी बाकी सारी स्टेटमेंट सेम है लेकिन एवरेज स्पीड की बजाय अगर हम एवरेज वेलोसिटी पूछ लें तो बच्चों एक चीज़ आप ज़रा नोट करें, अगर बॉडी पॉइंट ए से बी पर गया है और वापस बी पॉइंट से कहाँ पर आ गया, ए पर आ गया, तो अगर एवरेज वेलोसिटी पूछता है तो आप सारों को पता है कि अगर हम एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, बॉडी ने द रेशियो होती है ना टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम होगा। तो अगर बॉडी का स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम हो तो उसका टोटल डिस्प्लेसमेंट तो किसकी इक्वल होगा, 0 होगा। टाइम वाट एवर उसका जो भी बन रहा है तो 0 को अगर आप किसी भी चीज़ से डिवाइड करोगे तो आपका एवरेज वेलोसिटी की जो मैग्नीट्यूड होगी दैट मस्ट बी इक्वल टू 0 होगी। तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि अगर इसी क्वेश्चन में एवरेज वेलोसिटी पूछे तो एवरेज स्पीड तो आपकी 48 किलोमीटर पर आवर बन रही है लेकिन इसी क्वेश्चन में एवरेज वेलोसिटी 0 होगी क्योंकि एवरेज वेलोसिटी होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो यहाँ तो बॉडी के स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम है जिसकी वजह से टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 होने की वजह से एवरेज वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड भी फिर क्या आएगी, 0 होगी। तो 0 ऑप्शन कब हम चूज़ करेंगे, जब वो एवरेज वेलोसिटी की बात करेगा। लेकिन अगर एवरेज स्पीड की बात करता है तो फिर आपका आंसर 48 किलोमीटर पर आवर होगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं, वही सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा मॉडिफाई इसमें किया हुआ है। इसमें कह रहे हैं ए कार मूव विद द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, स्पीड वही पुरानी है, फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी उसने एक वर्ड यहाँ पर क्या हिंट आपके लिए यूज़ किया, फर्स्ट टाइम का हिंट यूज़ किया है। एंड विद द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, फिर दोबारा स्पीड उसकी 60 किलोमीटर पर आवर है, फॉर द सेकंड हाफ टाइम। अब आप ज़रा एक चीज़ नोट करें, इसके अंदर उसने फर्स्ट हाफ टाइम और सेकंड हाफ टाइम वर्ड यूज़ किए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इस क्वेश्चन में जो टाइम के इंटरवल हैं वो सेम है। कैसे सेम है, यहाँ पर फर्स्ट हाफ टाइम वर्ड लिखा हुआ है, यहाँ पर सेकंड हाफ टाइम लिखा हुआ है। इसका मतलब है टाइम के इंटरवल क्या है, सेम है, लेकिन बॉडी की स्पीड सेम नहीं है। यानी स्पीड देख लें, स्पीड तो सेम नहीं है। अब ज़रा खुद सोचो कि अगर टाइम सेम है, सोचना आप लोगों ने इस फार्मूले के अकॉर्डिंग एस इज इक्वल टू वी टी से, कि यहाँ पर टाइम तो सेम है, सेकंड हाफ टाइम हिंट है, फर्स्ट हाफ टाइम हिंट है, स्पीड बॉडी की क्या है, डिफरेंट है। तो अब आप मुझे बताएं कि अगर टाइम सेम हो, वी डिफरेंट हो, तो क्या डिस्टेंस सेम आ सकते हैं? डेफिनेटली इस केस में डिस्टेंस सेम नहीं होंगे। इट मीन्स कि ये वो केस बनेगा, अब डिस्टेंस यहाँ पर सेम नहीं है, हम वो वाला केस यूज़ करेंगे जिसमें टाइम के इंटरवल सेम होंगे लेकिन डिस्टेंस सेम फिर नहीं होगा। डिस्टेंस अगेन बता रहा हूँ क्यों सेम नहीं है, टाइम सेम है, यानी टी यहाँ पर सेम आ रहा है दोनों केसेस में, लेकिन वी सेम नहीं है। तो वी की इन इक्वेलिटी की वजह से डिस्टेंस भी यहाँ पर सेम नहीं होंगे। ऊपर वाला केस भी इसी तरह ही आप लोगों ने डिस्कस किया था। अब आप ज़रा इस चीज़ को देखें, अब हम वो वाला फार्मूला यूज़ करेंगे जिसमें टाइम सेम हो बट डिस्टेंस सेम ना हो। तो बच्चों आपको मैंने बताया था कि इसके लिए हम जो फार्मूला यूज़ करते हैं इस सिचुएशन के लिए, वो फार्मूला आपका क्या था, वी एवरेज V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाई 2 हम यूज़ करेंगे। अगर इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे तो 40 प्लस 50 डिवाइडेड बाई 2, सॉरी 40 प्लस 60 डिवाइडेड बाई 2 तो 100/2। अब आपके पास आंसर 50 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ
कि अगर आप लोगों का ये वाला क्वेश्चन आ जाए या इस टाइप का कोई और क्वेश्चन आ जाए जिसमें आपको ये वाले 2 हिंट मिल जाएं, तो उस केस में आप लोगों ने फार्मूला ये वाला यूज़ करना है और इस फार्मूले के लिए आपका करेक्ट ऑप्शन जो बनेगा वो 50 किलोमीटर क्या हो जाएगा पर आवर हो जाएगा। तो ये इसकी प्रैक्टिस हम साथ साथ टेस्ट में भी करेंगे, लेकिन ये मैंने 2 एग्जाम्पल के तौर पर आपको एमसीक्यूज़ करवाए हैं कि इस तरह के हिंट देखकर आप जज कर सकते हैं कि आइदर वो इस सिचुएशन में लाई कर रहा है, डिस्टेंस सेम है, टाइम डिफरेंट है, या इस सिचुएशन में लाई कर रहा है कि टाइम सेम है और डिस्टेंस डिफरेंट है। थर्ड केस की थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्वेश्चन है कि रेसिंग कार एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली, अच्छा वो कार एक्सेलरेट कर रही है यूनिफॉर्मली थ्रू 3 गियर्स, यानी इसने 3 गियर चेंज किए हैं विद द फॉलोइंग एवरेज स्पीड, और उनकी एवरेज स्पीड गिवन है। अब देखें इस केस में ना तो स्पीड सेम है, पहले गियर में स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड है, 2 सेकेंड उसने टाइम रखा है, दूसरे गियर में उसने स्पीड कितनी यूज़ की 40 मीटर पर सेकेंड यूज़ की है, फिर टाइम 2 सेकेंड है, तीसरे गियर में स्पीड 60 मीटर पर सेकेंड और टाइम 6 सेकेंड लगे। अब ज़रा गौर से इस चीज़ को देखिएगा, देखें सबकी बेसिक रूट में ये फार्मूला है। मुझे बताएं इन तीनों की स्पीड सेम है, स्पीड डिफरेंट है। अगर स्पीड तीनों की डिफरेंट है और तीनों का टाइम भी क्या आ रहा है, डिफरेंट ही आ रहा है, यानी इन 2 का तो चलो मैच कर रहा है लेकिन इनका टाइम उसके साथ मैच नहीं कर रहा, इसका मतलब ये कोई ऐसा केस है जिसमें आपका v भी डिफरेंट आ रही है और टाइम भी क्या आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है। इसका मतलब है कि डिस्टेंस भी फिर सबका सेम नहीं होगा। तो ये फिर कौन सा केस बना, ये बच्चों वो केस बना जिस केस में आपका ना तो डिस्टेंस सेम है और इस केस में ना ही आप लोगों का क्या सेम है, टाइम भी सेम आ रहा है, क्योंकि ना डिस्टेंस इस केस में सेम बनता है ना ही इस केस में टाइम सबका सेम है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन में आप लोगों ने ये करना होता है कि हम टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड करेंगे। तो टोटल डिस्टेंस अगर हमारे पास होगा तो फिर हम उसको टोटल टाइम से डिवाइड करेंगे। टाइम तो हमारे पास ये गिवन है यहाँ पर, अब हमें टोटल डिस्टेंस चाहिए कि उसका हम टोटल टाइम से डिवाइड करें ताकि हम एवरेज स्पीड कैलकुलेट कर सकें। तो उसके लिए आप ये फार्मूला यूज़ करेंगे S = VT। ये आपका क्या चीज़ है, V है और ये आपका T गिवन है। हर V को T से मल्टीप्लाइड करेंगे तो उस पर्टिकुलर गियर में उस कार का कवर डिस्टेंस आ जाएगा। इस तरह पहले गियर में अगर डिस्टेंस निकालना है तो V को T से करें इस फार्मूले के अकॉर्डिंग 20 × 2 40 हो जाएगा। इस तरह सेकंड गियर की बात करें तो 40 यानी V × T 40 × 2 80 हो जाएगा। और थर्ड गियर में 60 को जब इससे करेंगे तो 3 आपके पास 60 मीटर डिस्टेंस कवर हो जाएगा। अब ये डिस्टेंस किसी भी गियर में कवर जो उसने किया है वो आपके पास आ गया। आपका इतना भी क्वेश्चन आ सकता है, आपको ये क्वेश्चन आज और आपसे ये पूछे किसी भी गियर में कैलकुलेट होने वाला डिस्टेंस बताएं, तो आप किसी भी गियर में जो डिस्टेंस कैलकुलेट हो रहा है उसको बता सकते हैं। तो ये मैं आपसे बात कर रहा था कि इस केस में देख लें कि डिस्टेंस किसी भी केस में सेम नहीं है, हर केस का डिस्टेंस भी डिफरेंट आ रहा है। अच्छा, अब आप लोगों ने इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करें, ना डिस्टेंस सेम है ना टाइम सेम है, तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम आपने वैल्यूज पुट की 40 + 80 + 360 डिवाइड बाई 2 + 2 + 6, ये 2 + 2 ये हैं 2 + 2 + 6, इनको ऐड करें तो 360 के अंदर आप 40 ऐड करेंगे तो 400 और 400 के अंदर 80 ऐड करेंगे तो 480 हो जाएगा। डिवाइडेड बाई नीचे 4 + 6 10 बन रहा है, 0 0 से कैंसिल होगा तो 48 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। इट मीन कि इस केस में जो एवरेज स्पीड बनेगी वो 48 मीटर पर सेकंड होगी। तो उम्मीद है आपको ये तीनों केसेस के बारे में कुछ क्लैरिटी हो चुकी होगी। बाकी जब हम इसके टेस्ट करेंगे तो उसके अंदर फर्दर जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आपकी इस पर ग्रिप थोड़ी बेहतर हो जाएगी। तो आज हम लोगों ने जो सब टॉपिक स्टडी करना है, सबसे पहले वो हम ग्राफ्स डिस्कस करेंगे, डिफरेंट टाइप्स के ग्राफ्स को देखते हैं और इनसे रिलेटेड जो MCQs बन सकते हैं उस पर बात करते हैं। पहली बात तो ये नहीं कि ग्राफ होता क्या चीज़ है ना। लेट से बहुत सारे ग्राफ मैंने बोर्ड पे स्केच किए हैं। लेट से ये एक ग्राफ है। अब देखिए ये D स्टैंड फॉर डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है और ये इस ग्राफ की शेप बनी हुई है। तो अब सबको आइडिया है कि जब हम लोगों ने इस ग्राफ को प्लॉट किया होगा तो हम लोगों के पास कुछ डाटा होगा, उस डाटा की वैल्यूज़ को डिस्प्लेसमेंट का डाटा भी होगा और टाइम का डाटा भी होगा। उस डाटा की वैल्यूज़ को यहाँ पर हम प्लॉट करते गए होंगे। लेट से यूँ आपका डिस्प्लेसमेंट और टाइम की वैल्यूज़ थी, उनका म्यू प्लॉट करते गए होंगे और फिर इन सारे पॉइंट्स को आप लोगों ने ज्वाइन कर दिया होगा तो आपका ये एक शेप बन गई है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो शेप है, इस शेप को हम क्या कहते हैं, ग्राफ कहते हैं। तो ग्राफ किस को यूज़ करके बना है, तो ग्राफ बना है किस को यूज़ करके, डेटा को यूज़ करके। तो फिर मैं बात कह सकता हूँ ना कि ग्राफ बेसिकली किसी भी डेटा की पिक्चर की फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन है।
या पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। तो देख लें ये जो डाटा है, अब यहाँ पर आपको डाटा तो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन आपको एक पिक्चर नज़र आ रही है। तो किसी भी डाटा की पिक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन जो होती है उस चीज़ को बच्चों हम नाम दे रहे होते हैं ग्राफ का। देखिए यहाँ पर आपके लिए डेफिनेशन मैंने लिखी है कि पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डाटा, यानी किसी डाटा की पिक्चर की फॉर्म में जो रिप्रेजेंटेशन होती है उसको हम ग्राफ्स का नाम देते हैं। अब किसी भी ग्राफ को हम फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के किसी भी टॉपिक में जब स्टडी करेंगे तो हर ग्राफ के दो मेन फीचर्स होते हैं। एक उस ग्राफ की स्लोप होती है, किसी भी ग्राफ की बच्चों जो स्लोप होती है वो tan थीटा की इक्वल होती है, यानी किसी भी ग्राफ की स्लोप का हम tan थीटा लिखते हैं। आप लोगों ने जब कोई भी ग्राफ स्टडी करेंगे बुक में तो आप लोगों ने सबसे पहले दो चीज़ें उसकी स्टडी कर लेनी है कि उस ग्राफ की स्लोप किसके इक्वल है और उस ग्राफ का एरिया किस चीज़ को शो कर रहा है। तो दो मेन चीज़ें हैं, उस ग्राफ की स्लोप का आपको आइडिया होना चाहिए और दूसरा उस ग्राफ के एरिया का आपको आइडिया होना चाहिए। ज़रा जल्दी से इस चीज़ को रिवाइज करते हैं। देखिए बच्चे, अगर आपसे स्लोप पूछता है वो वीटी मीन वेलोसिटी टाइम ग्राफ की, तो आप लोगों ने याद रखना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप जो है वो आपके पास एक्सेलरेशन की इक्वल होगी। इसी तरह अगर आपके एमसीक्यू आ जाता है कि स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की जो स्लोप होगी वो वेलोसिटी की इक्वल होगी। वी स्टैंड फॉर वेलोसिटी, डी स्टैंड फॉर डिस्प्लेसमेंट। इसी तरह बच्चों अगर आपके एमसीक्यू आ जाता है स्लोप ऑफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ए मीन एक्सेलरेशन टी टाइम, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ की जो स्लोप होगी वो डेल्टा ए ओवर डेल्टा टी होगी, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन होगी ना, यानी एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ की स्लोप डेल्टा ए ओवर डेल्टा टी मीन रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन होगी। अब ये क्वांटिटी आपकी एफएससी की बुक में नहीं है, लेकिन इंटरेस्ट के लिए आप लोगों ने इसको प्रिपेयर कर लेना है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन भी एक फिजिकल क्वांटिटी है एंड दिस फिजिकल क्वांटिटी इज नेम्ड एज जर्क। इस फिजिकल क्वांटिटी को हम किसका नाम देते हैं? जर्क का नाम देते हैं। तो आप लोगों ने याद रखना है, इसकी यूनिट भी देख लेते हैं। देखिए एक्सेलरेशन की यूनिट तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, उसको टाइम से डिवाइड करेंगे तो जर्क की यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकंड क्यूब होगी। तो ये आपके लिए एक छोटी सी न्यू इन्फॉर्मेशन है, इसको आप लोगों ने मेमोराइज कर लेना है कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ की स्लोप भी एक फिजिकल क्वांटिटी है और इस फिजिकल क्वांटिटी को हम जर्क का नाम देते हैं और इसकी यूनिट जो बनती है वो मीटर पर सेकंड क्यूब की इक्वल होगी। अब बच्चों हम डिफरेंट ग्राफ्स को देखते हैं और ये देखते हैं कि उनकी ग्राफ किस चीज़ को शो कर रहे हैं। ये मैंने आपके सामने एक ग्राफ ड्रॉ किया है, जनरल सा ग्राफ है, ओ पॉइंट है, ए पॉइंट है, बी पॉइंट है। ये ग्राफ पहले हम इसलिए स्टडी कर रहे हैं कि ताकि आपको किसी भी ग्राफ की स्लोप को अंडरस्टैंड करना आ जाए। तो इस ग्राफ से आपको मैं जो कंसेप्ट समझाऊंगा आप लोगों ने उसी को माइंड में रख कर किसी भी ग्राफ को स्टडी कर सकते हैं। इस ग्राफ के बस आप शेप पे गौर करें। आप लोगों ने याद रखना जो स्टार्टिंग पॉइंट है ना, इस ग्राफ का जो स्टार्टिंग पॉइंट है इसके बारे में आप लोगों ने याद रखना है कि इस स्टार्टिंग पॉइंट पे जो स्लोप होगी वो मैक्सिमम होगी, यानी स्टार्टिंग पॉइंट पे स्लोप मैक्सिमम है। और ये वाला जो आपका सेक्शन चल रहा है यानी ओ से ए तक, यानी ओ से ए तक, ये शेप आप बस माइंड में रखिएगा। जब ये वाली शेप आपको किसी भी जगह पर नज़र आएगी जो ओ से ए तक की शेप है, तो आप लोगों ने याद रखना है इस केस में जो स्लोप होगी वो पॉजिटिव होगी, लेकिन वो स्लोप डिक्रीज़ हो रही होगी। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये जो ओ से ए वाला सेक्शन है जब आप किसी भी जगह पर ये देखेंगे इसका मतलब है स्लोप है तो पॉजिटिव, लेकिन जो स्लोप है वो क्या हो रही है बच्चों? डिक्रीज़ हो रही है। ये जो ए पॉइंट होगा, इस ए पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँ तो टेंजेंट असल में स्लोप को शो करता है। तो ये जो एक्स एक्सिस के पैरेलल मैंने लाइन ड्रॉ की है पॉइंट ए के ऊपर, अगर आपको एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन कभी ड्रॉ होती हुई नज़र आएगी तो उसके बारे में आप लोगों ने याद ही रखना है कि इस केस में इसकी स्लोप ज़ीरो होगी। यानी अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी तो उसकी स्लोप क्या होगी? ज़ीरो होगी। इसके बाद बच्चे आप लोगों ने ग्राफ का ये वाला सेक्शन देखें। अगर आपको किसी ग्राफ की शेप इस तरह की नज़र आती है जो ए से बी तक आपको शेप नज़र आ रही है, इस शेप के बारे में आप लोगों ने याद रखना है कि इस केस के अंदर जो स्लोप होगी, ये जो ग्राफ की शेप है इस केस में स्लोप होगी तो नेगेटिव, यानी ए से बी तक जो ग्राफ की शेप है इस केस में स्लोप नेगेटिव है, लेकिन जो स्लोप है वो डिक्रीज़ नहीं हो रही। आप लोगों ने याद रखना है स्लोप क्या हो रही है? इंक्रीज़ हो रही है। तो ये आप अपने माइंड में इस इमेज को फिट करें। रिपीट कर देता हूँ, ओ पॉइंट पे स्लोप मैक्सिमम, ग्राफ का ये वाला जो सेक्शन आपको नज़र आ रहा है ओ से तक, जब भी कहीं ऐसी शेप देखेंगे, ये शेप अभी हम देखेंगे तो हम अप्लाई भी करेंगे इन चीज़ों को, आपको ज़्यादा प्रैक्टिकल वे से बस आइडिया हो जाएगी। लेकिन एक दफ़ा आप इसको सही तरह ऑब्ज़र्व करें जस्ट शेप को अंडरस्टैंड करके। ओ से ए तक इसकी स्लोप क्या है?
पॉजिटिव है लेकिन डिक्रीज़ हो रही है। ए पॉइंट पे अगर मैं लाइन ड्रा करूँ तो लाइन ही असल में टेंजेंट होता है ना, तो इस पॉइंट ये जो लाइन है एक्स एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो इसकी स्लोप ज़ीरो हो जाएगी। यानी कोई भी लाइन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी उसकी स्लोप बच्चों याद रखना है ज़ीरो होगी। ये जो सेक्शन ए से बी तक, इस सेक्शन की स्लोप नेगेटिव है, लेकिन नेगेटिव होने के बाद डिक्रीजिंग नहीं है, लेकिन साथ में क्या है, इंक्रीजिंग है। अब हम ये सारी चीज़ें अप्लाई करते हैं तो आपको बड़े अच्छे तरीके से बात समझ आ जाएगी। देखिए बच्चे, सबसे पहला ग्राफ देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। मुझे अब ज़रा ये बताओ, इस ग्राफ की ये जो आप लोगों ने लाइन ड्रॉ की हुई है, इस ग्राफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की स्लोप हमें पता है किसकी इक्वल होती है, स्लोप tan थीटा होता है, तो tan थीटा इसका वेलोसिटी की इक्वल होगा। अब मुझे ये बताओ कि अभी मैंने आपको क्या बताया कि इस ग्राफ की जो स्लोप है, ये लाइन है बेसिकली इसके साथ मैच करती, इस ग्राफ की स्लोप क्या होगी, ज़ीरो होगी। अगर इसकी स्लोप ज़ीरो है तो स्लोप हम tan थीटा को कह रहे हैं, तो इस ग्राफ में वेलोसिटी फिर किसकी इक्वल होगी, ज़ीरो होगी। इट मीन्स कि ये वाला जो ग्राफ है, इस ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल आ रही है या टाइम एक्सिस के पैरेलल है, तो इसकी स्लोप ज़ीरो होने की वजह से स्लोप किसको शो कर रही है, वेलोसिटी को। तो वेलोसिटी इस केस में क्या होगी बच्चों, ज़ीरो होगी। इट मीन्स कि अगर वेलोसिटी ज़ीरो है और ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, तो ये ग्राफ ये शो कर रहा है कि बॉडी किस स्टेट में, रेस्ट की स्टेट में। तो पहली बच्चे आप लोगों ने बात क्या याद रखनी, इसकी स्लोप यानी वेलोसिटी ज़ीरो है। दूसरी बात ये याद रखनी है कि ये ग्राफ किसको शो कर रहा है, रेस्ट को भी शो कर रहा है। और तीसरा एमसीक्यू आप लोगों ने याद रखना है कि अगर बच्चे बॉडी रेस्ट में है तो अगर कभी इस ग्राफ का एक्सेलरेशन पूछे तो इस ग्राफ का एक्सेलरेशन भी ज़ीरो होगा। तो तीन बातें होगी, स्लोप ज़ीरो क्योंकि लाइन हॉरिजॉन्टल एक्सिस के पैरेलल है, दूसरी बात ये कि इसकी वेलोसिटी इस केस में क्या होगी, ज़ीरो होगी, और तीसरी बात ये कि बॉडी की स्टेट में, रेस्ट की स्टेट में, और अगर बॉडी रेस्ट की स्टेट में है तो इस केस में इसका एक्सेलरेशन जो होगा वो ज़ीरो की इक्वल होगा। इसको ज़रा देखें वेलोसिटी टाइम ग्राफ को। अब ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ पे भी ज़रा गौर करें, इस ग्राफ और इस ग्राफ की शेप में कोई फ़र्क नहीं है, शेप तो बिल्कुल एक जैसी है। अगर इस केस में स्लोप ज़ीरो थी तो इस ग्राफ की भी स्लोप क्या होगी, ज़ीरो होगी। तो अब ज़रा गौर करते हैं, इस ग्राफ की भी स्लोप क्या आ रही, ज़ीरो। अब बच्चों देखना ये कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप किसकी इक्वल है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप तो किसकी इक्वल है, एक्सेलरेशन की इक्वल है। इट मीन्स कि ये वाला ग्राफ ये शो कर रहा है कि एक्सेलरेशन जो है वो किसकी इक्वल है, ज़ीरो की इक्वल है। ये वाला ग्राफ ये शो कर रहा था वेलोसिटी ज़ीरो है, इस ग्राफ की स्लोप क्या होती है, एक्सेलरेशन, स्लोप ज़ीरो का ये ग्राफ है, तो इट मीन्स कि इस केस में एक्सेलरेशन क्या होगा, ज़ीरो होगा। एक तो ये आप लोगों ने एमसीक्यू याद रखना है। दूसरा, अगर आप इस ग्राफ पे ज़रा गौर करें तो इस ग्राफ से हमें बात क्लियर हो रही है कि टाइम जैसे जैसे पास कर रहा है, बॉडी की जो वेलोसिटी है वो किसी भी सेंस में चेंज नहीं हो रही, यानी बॉडी की वेलोसिटी जो है वो चेंज नहीं हो रही। इट मीन्स कि हम कह सकते हैं ये ग्राफ ये भी शो कर रहा है कि बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट है, या आप इसको यूनिफॉर्म भी कह सकते हैं। हम कह सकते हैं कि ये ग्राफ ये शो कर रहा है कि बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट या यूनिफॉर्म है, और सेकेंडली इस केस में भी एक्सेलरेशन किसकी इक्वल आ रहा है, ज़ीरो आ रहा है। दोबारा बच्चे इस ग्राफ पे वापस आते हैं। देखिए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, ये ग्राफ सम कुछ एंगल यहाँ पर लेट से थीटा बना रहा है, और हमें ये बात पता है कि इस ग्राफ की जो स्लोप होगी वो tan थीटा है, और इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का tan थीटा v की इक्वल है जो कि वेलोसिटी है। अब बच्चों अब ये सोचो कि क्या इस लाइन के अलॉन्ग ये थीटा चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा। आप ज़रा खुद सोचें, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है और ये थीटा जो है वो चेंज नहीं हो रहा। अब बच्चों खुद सोचो, अगर थीटा चेंज नहीं हो रहा तो क्या इसकी स्लोप चेंज होगी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, स्लोप चेंज नहीं होगी। और इसकी स्लोप किसको बता रही है, वेलोसिटी को बता रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्योंकि इसका थीटा चेंज नहीं हो रहा, थीटा कांस्टेंट है और नॉन ज़ीरो भी है, ज़ीरो भी नहीं है, थीटा कांस्टेंट है तो स्लोप कांस्टेंट होगी, और स्लोप किसको शो कर रही है, वेलोसिटी को। तो इस केस में बच्चों वेलोसिटी जो होगी वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी या यूनिफॉर्म होगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये ग्राफ भी शो कर रहा है किसको, कांस्टेंट वेलोसिटी को, और ये वाला ग्राफ भी शो कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी को। दोनों की शेप क्यों डिफरेंट है, क्योंकि वो वीटी ग्राफ है और ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। इसको वेलोसिटी कांस्टेंट या आप यूनिफॉर्म कह सकते हैं। और ऑलरेडी हमें पता है कि अगर v कांस्टेंट हो जाए तो एक्सेलरेशन किसकी इक्वल होगा, ज़ीरो होगा। इट मीन्स कि पहले तीनों ग्राफ जो भी अब तक हम लोगों ने पढ़े हैं, तीनों में एक्सेलरेशन किसकी इक्वल आ रहा है, ज़ीरो की इक्वल आ रहा है। इस ग्राफ की तरफ बच्चों आते हैं, यहाँ पर भी एंगल आप देख लें कांस्टेंट है, और इस ग्राफ की जो स्लोप यानी tan थीटा जो है, स्लोप भी लिख सकता हूँ, स्लोप जो कि tan थीटा है वो किसकी इक्वल होगा, एक्सेलरेशन होगा। यहाँ पर वही पुरानी बात पहले वाली, थीटा यहाँ पर चेंज नहीं हो रहा,
अगर थीटा चेंज नहीं हो रहा तो स्लोप कांस्टेंट है। स्लोप किसको बता रही है? एक्सेलरेशन। तो इस केस में एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। अब अक्सर बच्चे गलती ये करते हैं ना, वो ये समझते हैं कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी का ग्राफ है और इसको यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ कह देते हैं। ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ नहीं है, ये बेसिकली यूनिफॉर्म या कांस्टेंट एक्सेलरेशन का ग्राफ है। यूनिफॉर्म या कांस्टेंट किसका ग्राफ है? एक्सेलरेशन का ग्राफ है। मीन इस ग्राफ में एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रहा। वेलोसिटी के बारे में अगर आप लिखना चाहें तो आपको बड़ा क्लियरली यहाँ से नज़र आ रहा होगा। देखो बच्चों, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज़ हो रहा है, ये वेलोसिटी की वैसे वैसे वेलोसिटी की वैल्यू भी तो क्या हो रही है? इंक्रीज़ हो रही है। तो इस केस से हम बोलेंगे वेलोसिटी यूनिफॉर्मली इंक्रीज़ हो रही है। अगर हम वेलोसिटी की बात करेंगे तो वेलोसिटी बच्चे यूनिफॉर्मली क्या हो रही है? इंक्रीज़ हो रही है। तो ये बस चीज़ें आप लोगों ने इस ग्राफ के बारे में याद रखनी है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट एंड वेलोसिटी यूनिफॉर्मली क्या हो रही है? इंक्रीज़ हो रही है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे बच्चे मैंने कुछ मिक्स किस्म के ग्राफ बनाए हैं। इन ग्राफ्स में ज़रा देखें, 3 डिफरेंट टाइप्स के ग्राफ बने हुए हैं। इस सेंटर लाइन को देखें, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की जो सेंटर लाइन है, सेंटर लाइन तो इसके साथ मैच करती है। इसको तभी हम स्टडी कर चुके हैं कि इस केस में वेलोसिटी क्या होगी? कांस्टेंट होगी। और वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब ये है कि एक्सेलरेशन क्या होगा? 0 होगा। ये सेंट्रल वाली लाइन तो हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। अब बच्चों देखना है कि ये जो ग्राफ की शेप है, ये शेप क्या शो कर रही है? इंक्रीजिंग स्लोप को शो कर रही है या डिक्रीजिंग स्लोप को शो कर रही है? तो आज शुरू में मैंने आपको क्या याद करवाया था, इसकी ये वाली जो शेप है इस ओ ए पोर्शन के साथ मैच नहीं कर रही। ज़रा गौर से देखें, ये वाला जो पोर्शन है, यानी ये जो शेप है इस ओ ए शेप के साथ मैच कर रही है। अगर इसके साथ मैच कर रही है तो इसके बारे में मैंने क्या बताया था? इस केस में स्लोप क्या हो रही है? डिक्रीज़ हो रही है। लेकिन है स्लोप कौन सी? पॉजिटिव है। तो आप लोगों ने याद रखना है कि ग्राफ का ये वाला जो सेक्शन है, ये वाला ये सेक्शन शो कर रहा है कि इसकी जो स्लोप है, जो कि हम tan थीटा कहते हैं इसको, और tan थीटा इसके किसके इक्वल होगा? v की इक्वल होगा, जो कि वेलोसिटी है। तो अब आपकी ये वाली शेप मेमोराइज आप लोगों ने कर लेनी, इस सेक्शन के साथ मैच कर रही है। तो इस सेक्शन में बच्चों जो स्लोप है वो क्या हो रही है? डिक्रीज़ हो रही है। और स्लोप किसको बता रहा है? वेलोसिटी के बारे में बता रहा है। तो इट मीन्स कि वेलोसिटी भी इस केस में क्या हो रही है? डिक्रीज़ हो रही है। यही वजह है कि मैंने आपके लिए लिखा है कि ये वाला ग्राफ ये शो कर रहा है कि वेलोसिटी क्या हो रही है? डिक्रीज़ हो रही है। बस आप लोगों ने इस कंसेप्ट को इस डायग्राम की मदद से याद रखना है। अच्छा, अब बच्चों ये सोचो कि अगर वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही है, तो हम लोगों ने बहुत अर्ली ग्रेड में बात पढ़ी थी कि जब बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज़ होती है तो बिल्कुल आप ठीक बता रहे हैं, एक्सेलरेशन इंक्रीज़ होगी तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, और अगर वेलोसिटी डिक्रीज़ होगी तो फिर एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। तो अब ज़रा देखो, यहाँ पर वेलोसिटी तो डिक्रीज़ हो रही है, वेलोसिटी की डिक्रीज़ फिर रिपीट करो, हम लोगों ने स्लोप से गेस की है। वेलोसिटी अगर डिक्रीज़ हो रही है तो एक्सेलरेशन इस केस में नेगेटिव होगा। ठीक हो गया। इस ग्राफ की बच्चों शेप की बात करते हैं। आप लोगों ने याद रखना है कि ये देखें, ये वाली शेप और ये वाली शेप एक दूसरे के साथ सिमिलर है या अपोजिट है? बिल्कुल अपोजिट है ये ना। देखिए इसकी ये वाली शेप है और ये बिल्कुल उसके अपोजिट बिहेवियर है। अगर अपोजिट बिहेवियर है तो ये वाली जो शेप है, अगर बच्चे किसको शो कर रही है? स्लोप डिक्रीज़ को शो कर रही है, तो ये वाला जो ग्राफ होगा ये किसको शो करना चाहिए? इसे ये ग्राफ ये शो करेगा स्लोप क्या हो रही है? इंक्रीज़ हो रही है। और अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की स्लोप वेलोसिटी होती है। अगर इस शेप में स्लोप इंक्रीज़ हो रही है तो वेलोसिटी भी क्या हो रही है? इंक्रीज़ हो रही है। और अभी आपको बताया था कि अगर वेलोसिटी इंक्रीज़ होगी तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट बच्चों आगे चलते हैं जल्दी से। वही सेम शेप्स हैं, इनको आप जल्दी से रिवाइज करेंगे। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में वही शेप है। ये तो भी आपको मैंने बात बताई है कि ये जो शेप है क्या कर रही है? जो स्लोप को इंक्रीज़ करेगी डिक्रीज़, ये चीज़ शो कर रही है। स्लोप क्या हो रही है? डिक्रीज़ हो रही है। और आप लोगों ने याद रखना है कि ये कौन सा ग्राफ है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ की जो स्लोप होती है वो एक्सेलरेशन की इक्वल होती है। तब आप लोगों ने पहली बात याद रखनी है कि ये जो शेप है ये तो इसके साथ मैच करती है, तो ये शेप ये शो करेगी स्लोप डिक्रीज़ हो रही है। लेकिन हर ग्राफ की स्लोप डिफरेंट होती है। इसकी स्लोप आपको वेलोसिटी बता रही थी, तो इसकी स्लोप वेलोसिटी नहीं बता रही, हमने पढ़ा है इसकी स्लोप एक्सेलरेशन बता रही है। अगर स्लोप डिक्रीज़ हो रही है तो एक्सेलरेशन इस केस में क्या होगा? डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन होगा। अब बच्चों ये देखना है कि एक्सेलरेशन अगर डिक्रीज़ हो रहा है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा या एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। तो अभी मैंने आपको बात ये बताई है कि आप सिर्फ ये सोचें कि अगर हम इसकी स्लोप की बात करते हैं, अगर हम इसकी स्लोप को डिस्कस करते हैं, तो मैंने आपको बताया था इसकी स्लोप तो पॉजिटिव है। इसकी स्लोप अगर पॉजिटिव आ रही है तो इसकी स्लोप किसके बारे में बता रही है? एक्सेलरेशन के बारे में।
स्लोप पॉजिटिव है तो स्लोप किसके बारे में बता रही है, एक्सेलरेशन के बारे में। तो इस केस में एक्सेलरेशन जो होगा वो आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो पहली बात आप लोगों ने याद रखनी है कि इस केस में जो स्लोप है वो क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है, तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। फर्स्ट पॉइंट कि एक्सेलरेशन डिक्रीज़ हो रहा है क्योंकि स्लोप डिक्रीज़ हो रही है। दूसरा पॉइंट अब ये है कि इसका जो एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव होगा या वो नेगेटिव होगा, वो डिसाइड किसने करना है, स्लोप ही ने डिसाइड करना है। स्लोप ने कैसे डिसाइड करना है कि स्लोप पॉजिटिव है या स्लोप नेगेटिव है। तो आप ज़रा ये देखें कि ये जो शेप है, इसी शेप को डिस्कस कर रहे हैं ना, इस शेप में स्लोप क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। अगर स्लोप पॉजिटिव है तो स्लोप बच्चों शो किसको कर रही है, एक्सेलरेशन को शो कर रही है। इसलिए हम कह रहे हैं कि इस केस में एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। एक एक्सेलरेशन आपको क्लियर हो गया। अब देखना है ये कि वेलोसिटी क्या होगी। मुझे सिर्फ ये बताएं, इस ग्राफ को आप ज़रा रीड करें। जैसे सब इस तरफ जा रहे हैं, टाइम इंक्रीज़ कर रहा है, देख रहे हैं टाइम इंक्रीज़ कर रहा है, साथ साथ वेलोसिटी भी तो क्या हो रही है, बिल्कुल आप ठीक बता रहे हैं, वेलोसिटी भी क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। तो टाइम के इंक्रीज़ करने से वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है, तो हम बोलेंगे इस केस में वेलोसिटी जो है वो क्या हो रही है, इंक्रीजिंग वेलोसिटी है। यहाँ पर भी मैंने बताया था वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है, लेकिन ये वाली स्ट्रेट लाइन थी और वेलोसिटी यूनिफॉर्मली इंक्रीज़ हो रही थी। इस केस में वेलोसिटी इंक्रीज़ तो हो रही है, लेकिन वेलोसिटी की जो इंक्रीज़ है वो यूनिफॉर्म इंक्रीज़ नहीं है, बल्कि वेलोसिटी की जो इंक्रीज़ अगर आप लिखना चाहते हैं तो वो वेरिएबल इंक्रीज़ होगी। कौन सी इंक्रीज़ है, वेरिएबल इंक्रीज़ है। तो इसमें दो कन्फ्यूजन होती हैं, वो आप लोगों को मैंने क्लियर कर दी। एक्सेलरेशन इंक्रीज़ डिक्रीज़ वाली बात, और एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा या एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, इस पॉइंट को क्लियर रखना है। ये ग्राफ तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ये ग्राफ तो ये वाला है। आप लोगों ने जब भी ग्राफ पढ़ा था वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ये लाइन है, तो ये ग्राफ शो कर रहा है एक्सेलरेशन क्या है, यूनिफॉर्म कह लें या कांस्टेंट कह लें। और इस केस में आपको बताया था मैंने वेलोसिटी क्या होगी, यूनिफॉर्मली इंक्रीज़ होगी। वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्मली इंक्रीज़ हो रही है, यानी वेलोसिटी इस केस में यूनिफॉर्मली इंक्रीज़ हो रही होगी। इस ग्राफ को ज़रा बच्चे जल्दी से देखो, देखो इसकी शेप और इसकी शेप मैच करती है ना। तो जो बात इसके बारे में स्लोप के लिए की थी वो इसके लिए जो की थी यहाँ पर भी बात सेम होगी। तो इसका आप लोगों ने क्या पढ़ा था, स्लोप इंक्रीज़ हो रही है। इसके नीचे भी लिख लो बस कि ये जो ग्राफ अभी हम पढ़ना चाह रहे हैं, इस ग्राफ की भी स्लोप जो है वो क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। और स्लोप इसका किसको शो कर रही है, एक्सेलरेशन को। अगर स्लोप इंक्रीज़ हो रही है तो इट मीन्स कि इसका एक्सेलरेशन भी क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। स्लोप इंक्रीज़ हो रही है तो एक्सेलरेशन भी इंक्रीज़ हो रहा है। वेलोसिटी को अगर आप देखते तो मुझे ये बताओ, अगर आपको एक्सेलरेशन पॉजिटिव या नेगेटिव होना नहीं समझ आता ना ग्राफ से, यानी स्लोप से आप कंफ्यूज होते हैं, तो उसका एक आसान तरीका भी है। यानी एक्सेलरेशन का पॉजिटिव और नेगेटिव होना अगर आपको क्लियर नहीं होता तो उसका स्लोप से, तो उसका आसान तरीका ये है कि आप वेलोसिटी से उसको चेक कर लें। वेलोसिटी से कैसे चेक कर लें कि अगर वेलोसिटी इंक्रीज़ होगी तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव, और अगर वेलोसिटी डिक्रीज़ होगी तो एक्सेलरेशन नेगेटिव। दोनों तरह से आपको बात पता होना चाहिए। लेकिन कुछ बच्चों को स्लोप पॉजिटिव और नेगेटिव में कन्फ्यूजन होती है, तो वो स्लोप की बजाय कौन सा कंसेप्ट यूज़ कर लें, वेलोसिटी का। वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही थी ना पहले केस में, तो देखें एक्सेलरेशन पॉजिटिव ही आप लोगों का आया ना। अब इस केस में मुझे बताएं कि स्लोप क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है, और इस ग्राफ की स्लोप क्या देती है, एक्सेलरेशन। इस केस में एक्सेलरेशन क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। अब एक्सेलरेशन जो इंक्रीज़ हो रहा है वो देखना है पॉजिटिव एक्सेलरेशन है या नेगेटिव एक्सेलरेशन है। तो बच्चों देखो इस केस में जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे वेलोसिटी भी तो साथ साथ क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। तो इस केस में भी जो वेलोसिटी है वो कौन सी, इंक्रीजिंग वेलोसिटी है। यही वजह है कि आपके सामने लिखा हुआ है कि इस केस में वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तब यहाँ से भी याद रख सकते हैं एक्सेलरेशन इंक्रीज़ क्यों हो रहा है, क्योंकि हमें पता है कि इस शेप में स्लोप की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। स्लोप के इंक्रीज़ होने से एक्सेलरेशन भी क्या होगा, इंक्रीज़ हो रहा होगा। नेक्स्ट ग्राफ की तरफ चलते हैं। दोबारा बच्चे मैंने कुछ वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट किए हैं। इन ग्राफ्स को आप लोगों ने थोड़ा जल्दी से अब अंडरस्टैंड करना है। देखिए ये वाली जो शेप है ना आप लोगों के पास, ये जो आपको शेप शो हो रही है, ये शेप आप लोगों ने याद रखना है इंक्रीजिंग स्लोप को शो करती है। यानी ये जो शेप है वो कौन सी, स्लोप में इंक्रीज़ की शेप है। ये जो ऊपर से नीचे शेप आ रही ये स्लोप में इंक्रीज़ है, और ये जो शेप है ना, ये जो इस टाइप की शेप आपको नज़र आती है, ये शेप शो करती है स्लोप में डिक्रीज़ को। ये वाली शेप आपको बताइए स्लोप इंक्रीज़ होने की शेप है, और ये वाली जो शेप है वो स्लोप में डिक्रीज़ होने की शेप है।
अब बच्चों पहली बात ये डिसाइड करते हैं वेलोसिटी के साथ क्या हो रहा है स्लो, और ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया था कि इस केस में जो स्लोप है वो क्या होगी, कांस्टेंट स्लोप है ना, यानी इसका तो इशू ख़त्म हो गया कि इस केस में स्लोप क्या है, कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है कि लाइन क्या है, स्ट्रेट है। अब बच्चे पहली बात जो आप लोगों ने पढ़नी, आप लोगों ने इस शेप के बारे में क्या पढ़ा कि इस केस में इंक्रीजिंग स्लोप है, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप किसके बारे में बताती है, एक्सेलरेशन के बारे में। अगर इस केस में स्लोप इंक्रीज़ हो रही है, स्लोप इंक्रीज़ हो रही है तो एक्सेलरेशन क्या हो रहा होगा, इंक्रीज़ हो रहा होगा। दिस ग्राफ शोज इंक्रीज इन स्लोप, स्लोप वीटी ग्राफ का क्या देता है, एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन इस केस में क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। अब देखना ये है एक्सेलरेशन इंक्रीज तो स्लोप से समझ आ गया। अब एक्सेलरेशन का पॉजिटिव होना या एक्सेलरेशन का नेगेटिव होना, ये मैंने आपको शॉर्टकट बताया। कौन डिसाइड करेगी, वेलोसिटी। अब वेलोसिटी से पता चलेगा कि एक्सेलरेशन जो इंक्रीज़ हो रहा है इस केस में वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन है या नेगेटिव एक्सेलरेशन है। वेलोसिटी को देखते हैं। देखिए जैसे इस ग्राफ पे फोकस रखना है, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज़ हो रहा है, पहले ये वेलोसिटी थी, फिर ये वेलोसिटी, फिर ये वेलोसिटी, तो ज़रा सोचो टाइम के इंक्रीज़ होने से वेलोसिटी का ग्राफ नीचे आ रहा है। वेलोसिटी का ग्राफ नीचे आने का मतलब ये है कि वेलोसिटी पहले से क्या हो रही है, डिक्रीज़ कर रही है। अब बच्चों अगर वेलोसिटी डिक्रीज़ कर रही है इस केस में, इट मीन्स कि ये ग्राफ ये शो कर रहा है कि वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। और अगर वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही है तो इस केस में जो एक्सेलरेशन होगा वो फिर नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि बताया डिक्रीज इन वेलोसिटी ऑलवेज शोज नेगेटिव एक्सेलरेशन। बिल्कुल ठीक। ये ग्राफ तो सिंपल है। इस ग्राफ में हम बोल रहे हैं स्लोप क्या है, कांस्टेंट है। अगर स्लोप कांस्टेंट है तो इस केस में जो एक्सेलरेशन होगा वो भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। स्लोप कांस्टेंट मीन एक्सेलरेशन कांस्टेंट। अब दूसरी चीज़ ये देखनी है कि आपके पास एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो वही दोबारा बात देखें कि इस केस में भी टाइम के इंक्रीज़ होने से ग्राफ नीचे आ रहा है, मीन वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। तो ये जो ग्राफ है ना सेंटर वाला जिसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इस केस में भी वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। लेकिन वेलोसिटी में जो डिक्रीज़ आ रही है वो यूनिफॉर्मली डिक्रीज़ हो रही है। वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज़ कैसे हो रही है, यूनिफॉर्मली डिक्रीज़ हो रही है। डिक्रीज़ इसमें भी थी लेकिन इसमें वेरिएबल डिक्रीज़ है। इसमें जो डिक्रीज़ है वो वेरिएबल डिक्रीज़ है, इसमें भी डिक्रीज़ है लेकिन वो कौन सी है, यूनिफॉर्मली वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही है। अब वेलोसिटी डिक्रीज़ होने की वजह से एक्सेलरेशन के साथ माइनस आ रहा है कि इस केस में एक्सेलरेशन फिर आप लोगों का बच्चों नेगेटिव होगा। इन शॉर्ट ये जो ग्राफ नीचे की तरफ आते हैं ना उन सब में वेलोसिटी डिक्रीज़ ही होती है और एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है। आसानी के लिए बोल रहा हूँ, आप इस तरह भी याद रख सकते हैं। और जो सारे ग्राफ ऊपर जाते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात हो रही है, उन सारों में वेलोसिटी इंक्रीज़ होती है और एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है। इस ग्राफ को ज़रा देखें। इस ग्राफ में बच्चों देखें स्लोप तो डिक्रीज़ हो रही है, हमने याद किया था। इस ग्राफ की स्लोप क्या बताएगी, एक्सेलरेशन। तो देखिए इस केस में एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। ग्राफ जब नीचे आ रहा है तो वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही है। वेलोसिटी डिक्रीज़ होने की वजह से एक्सेलरेशन का साइन भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो ये चंद बेसिक सी बातें जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की हैं, लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके पास इंटरेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से कि किसी भी ग्राफ के ये पॉसिबल एमसीक्यूज बन सकते हैं जो मैंने आप लोगों के सामने शेयर कर दिए हैं। एक और छोटा सा ग्राफ देखें। देखिए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में और ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। एस इज़ अ सिंबल ऑफ डिस्टेंस। एस मैंने सिंबल डिस्टेंस के लिए यूज़ की है और डी डिस्प्लेसमेंट है। असल में इस केस में भी स्लोप नेगेटिव है और इस केस में भी स्लोप नेगेटिव है क्योंकि ग्राफ डाउनवर्ड आ रहा है। यही ग्राफ है ना, स्लोप नेगेटिव है। आप लोगों ने बच्चे बात ये याद रखनी है कि जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की जो स्लोप जब नेगेटिव होती है ना वो पॉसिबल है। यानी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की नेगेटिव स्लोप पॉसिबल होती है। लेकिन याद ही रखना है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ की भी इस केस में स्लोप नेगेटिव आ रही है। यानी डिस्टेंस टाइम ग्राफ की भी इस केस में स्लोप नेगेटिव आ रही है। तो आप लोगों ने याद रखना है कि ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की स्लोप नेगेटिव हो सकती है लेकिन डिस्टेंस टाइम ग्राफ की स्लोप नेगेटिव नहीं होती। एक तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी। दूसरा, अगर कभी पेपर में आपके ग्राफ बने हुए आ जाते हैं और वो पूछते हैं इनकरेक्ट ग्राफ कौन सा है, तो यूजुअली ये वाला ग्राफ बना हुआ होता है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हमें पता है कि ये वाला जो ग्राफ है ये पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल क्यों नहीं है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ की स्लोप नेगेटिव नहीं होती। स्लोप नेगेटिव ना होने की फिजिकल मीनिंग मैं आपको बताता हूँ। लेकिन डिस्टेंस जो है वो आपको पता है ज़ीरो हो सकता है या पॉजिटिव हो सकता है। डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है वो ज़ीरो भी हो सकता है,
पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो अगर इसके मैं फिज़िकल मीनिंग आपको बताऊं तो ये जो ग्राफ में स्लोप नेगेटिव हो रही है, ये स्लोप नेगेटिव के फिज़िकल मीनिंग ये बनते हैं कि ये उस बॉडी के रिवर्स जर्नी को शो कर रहा है। ये उस बॉडी की किसको शो कर रहा है? रिवर्स जर्नी को शो कर रहा है। हमें पता है कि अगर एक बॉडी फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव करके गया है तो जब वो वापस आएगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट का साइन क्या होगा? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, नेगेटिव हो जाएगा ना। यानी जब बॉडी फॉरवर्ड गया डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, जब वो वापस आया तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव। लेकिन जो डिस्टेंस है वो रिवर्स जर्नी में भी कभी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए हम कहते हैं कि ये रिवर्स जर्नी का ग्राफ है। डिस्प्लेसमेंट रिवर्स जर्नी में नेगेटिव हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन हो या बैकवर्ड डायरेक्शन हो, डिस्टेंस जो होगा वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। आखिरी बात इस ग्राफ की याद रखिएगा, एक तो आप लोगों ने स्लोप के साथ साथ दूसरी चीज़ हर ग्राफ का एरिया भी याद करना है। और एरिया ज़रा जल्दी से देख लेते हैं। एरिया अगर आपसे पूछता है बच्चे वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, तो याद रखना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया आपका बनेगा वो आपके इक्वल होगा डिस्टेंस कह लें, या अगर उसके लिए प्रॉपर वर्ड यूज़ करेंगे तो वो डिस्प्लेसमेंट की इक्वल होगा। यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया डिस्प्लेसमेंट होगा। और अगर आपसे स्पीड टाइम ग्राफ की बात करता है तो स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया डिस्टेंस की इक्वल होगा। एक तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। दूसरी बात मैंने लिखी है कि एरिया अंडर dt ग्राफ, यानी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का एरिया किसकी इक्वल होगा। तो आप लोगों ने याद रखना है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का एरिया किसी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी के इक्वल होता है जिसकी यूनिट मीटर सेकंड हो। यानी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के किस चीज़ की बात हो रही? एरिया ऑफ dt ग्राफ किसी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी की इक्वल है जिसकी यूनिट क्या हो? मीटर सेकंड हो। और हम फिर उसमें मोस्ट कॉमन जो फिजिकल क्वांटिटीज़ अभी तक पढ़ते हैं उनमें किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट जो है वो मीटर सेकंड नहीं है। तब अगर आपका कभी एमसीक्यूज आ जाता है कि एरिया अंडर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ किसकी इक्वल होगा, तो आप बच्चे उसके ऑप्शन में फिर क्या चूज़ करोगे? आप नन ऑफ दीज ही चूज़ करोगे। नन ऑफ दीज का मतलब यह है कि अभी तक वो किसी कॉमन फिजिकल क्वांटिटी के इक्वल नहीं है। ज़ाहिर उसने ऑप्शन में कुछ नाम लिखे होंगे, वो तो सारी कॉमन फिजिकल क्वांटिटी होंगी, तो उनमें किसी की इक्वल भी ये नहीं बनता। तो अगर आपका कभी एमसीक्यूज आता है एरिया अंडर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, तो आप ऑप्शन में क्या चूज़ करेंगे? नन चूज़ करेंगे। हाँ, अगर आपसे पूछ लेता है कि एरिया अंडर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की यूनिट आप बताएं, तो यूनिट आप लोगों ने याद रखना है मीटर इंटू सेकंड होती है। इस तरह आखिरी बात है कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ अगर पूछता है, यानी एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, तो आप लोगों ने याद रखना है एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ जो होगा दैट इज़ इक्वल टू होगा चेंज इन वेलोसिटी की इक्वल होगा। बस ये चंद कॉमन बातें हैं जो आप लोगों ने ग्राफ्स के लिए याद रखनी है। और लास्ट बात जो मैं कर रहा हूँ वो ये है कि जो मैंने आपको हिंट दिया है ना, स्लोप पॉजिटिव और स्लोप नेगेटिव होने वाला, ये आप लोगों ने याद रखना है। अगर आपको ये हिंट याद रहता है तो आप किसी भी ग्राफ की इसकी मदद से इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं कि प्रैक्टिकल डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के आपके एमसीक्यूज किस तरह के बन सकते हैं। छोटा सा एमसीक्यूज मैंने आपके लिए बोर्ड पर लिखा है। ये ग्राफ की एक शेप मैंने ड्रॉ की है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है जिसमें डिफरेंट सेक्शंस हैं, ओ से है, ए से बी है, देन बी से सी है, देन सी से डी है। और क्वेश्चन इस ग्राफ से रिलेटेड ये बनाया है नीचे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट फॉर एक्सेलरेशन, यानी आप लोगों ने इसमें से करेक्ट ग्राफ बताना है जो किसके लिए करेक्ट होगा? एक्सेलरेशन के लिए करेक्ट होगा। तो अब ज़रा इस ग्राफ को देखें जो आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में लिया है, उसी के अकॉर्डिंग आप इसको देखेंगे। देखिए ओ से तक ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है ना, ओ से तक हमें पता है ये ग्राफ ये शो कर रहा है कि वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या होगा? ज़ीरो होगा। ए से बी तक देखें, आपको याद होगा कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में ए से बी तक लाइन ये शो करती है कि अभी हम लोगों ने पढ़ा है बॉडी किस में? रेस्ट में है, तो भी एक्सेलरेशन क्या होगा? ज़ीरो होगा। अब ये ज़रा शेप देखें, देखिए मैंने आपको दो शेप याद करवाई थी, एक अपवर्ड शेप बेंड हो रही थी और एक डाउनवर्ड शेप बेंड हो रही थी। ये जो शेप है बच्चे किधर बेंड हो रही है? अपवर्ड बेंड हो रही है। अगर अपवर्ड बेंड हो रही है तो इसका मतलब है इस केस में वेलोसिटी क्या हो रही है? इंक्रीज़ हो रही है। अगर वेलोसिटी इंक्रीज़ होगी तो आपको बताया था एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। ये वही पुरानी शेप है, इस केस में शेप जो ग्राफ है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में बेंड हो रहा है, लेकिन इसकी बेंडिंग राइजिंग नहीं है, ये बेंड डाउनवर्ड थोड़ा सा शो हो रहा है। तो इसके बारे में बताया था डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में ये जो ग्राफ होगा वो डिक्रीज इन स्लोप का होगा। ये वाला जो है वो इंक्रीज इन स्लोप है और ये वाला जो ग्राफ है वो डिक्रीज इन स्लोप है। और हमें पता है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की स्लोप वेलोसिटी देती है। अगर यहाँ स्लोप डिक्रीज़ हो रही है तो इसका मतलब है वेलोसिटी भी क्या हो रही है? डिक्रीज़ हो रही है। तो इस केस में फिर एक्सेलरेशन क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो बच्चों ग्राफ इस ग्राफ के दो तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। मैंने तो भी आपसे जो क्वेश्चन पूछा है वो एक्सेलरेशन के लिए पूछा है ना,
लेकिन यही सेम क्वेश्चन जो है आपका वेलोसिटी के लिए भी आ सकता है। तो वेलोसिटी के लिए अगर लिखा होगा तो आप क्या चूज़ करेंगे, शुरू में v कांस्टेंट, फिर v क्या होगा, रेस्ट का मतलब v 0 है, फिर आप चूज़ करेंगे v इंक्रीज़ हो रहा है, और देन आप चूज़ करेंगे v की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। तो क्वेश्चन उसका ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट फॉर एक्सेलरेशन। तो ये आप लोगों ने ऑप्शन एक्सेलरेशन के लिए बताने हैं। देखिए एक्सेलरेशन में एक्सेलरेशन 0 शुरू में आप चूज़ करेंगे, फिर एक्सेलरेशन 0 है, फिर एक्सेलरेशन पॉजिटिव, फिर एक्सेलरेशन नेगेटिव। तो ऐसा को ऑप्शन चूज़ करें तो सी ऑप्शन बिल्कुल मैच कर रहा है, 0 देन पॉजिटिव देन नेगेटिव। इट मीन्स कि हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा बनेगा, सी ऑप्शन आपका इस केस में करेक्ट ऑप्शन होगा। एक और छोटा सा एमसीक्यू मैंने लिखा है, ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड। बच्चों वर्टिकली का जब वर्ड यूज़ होता है तो वर्टिकल मोशन का मतलब होता है वन डायमेंशन मोशन होती है। वन डायमेंशन के लिए हम वर्टिकली अपवर्ड का वर्ड यूज़ करते हैं। तो क्वेश्चन उसका ये है कि बॉडी लेट से बॉल आपके पास, आप उस बॉल को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो कर रहे हैं वन डायमेंशन मोशन में। तो क्वेश्चन उसका ये कि जब बॉडी को आप लोगों ने वन डायमेंशन मोशन में थ्रो किया है, यानी वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया है, तो उसके 2 ग्राफ्स आपसे एमसीक्यू में पूछता है। ये भी पूछ सकता है उसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ प्लॉट करें, और ये भी कह सकता है उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट करें। ग्राफ आप तब इजीली प्लॉट कर सकते हैं जब आपको उसका सेंस ऑफ मोशन आप अंडरस्टैंड कर लें, तो जल्दी से सीखते हैं कि उसका सेंस ऑफ मोशन कैसा होगा। देखिए बच्चों, जब आप लोगों ने बॉडी को थ्रो किया है ना, तो स्टार्ट में उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। जैसे से बॉडी अपवर्ड जा रहा है ना, अपवर्ड जाने से क्योंकि बॉडी अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहा है, तो उस बॉडी की वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है, और टॉप पॉइंट पर जाकर उसकी वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो अपवर्ड जर्नी है इसमें शुरू में वेलोसिटी मैक्सिमम है, फिर वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही है, और देन वेलोसिटी की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो अगर आप इस ग्राफ से ज़रा देखें, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो यूँ समझे कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है। स्टार्ट में वेलोसिटी मैक्सिमम थी, उसके बाद ग्राफ नीचे आने का मतलब क्या है, वेलोसिटी क्या हो रही है बच्चों, डिक्रीज़ हो रही है, और इस पॉइंट पर आकर वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो यूँ समझिए ये जो ये वाला पॉइंट है ये किसको शो कर रहा है, पीक को शो कर रहा है। अब उसके बाद इस बॉडी का रिवर्स जर्नी स्टार्ट होगा, उसको मैंने साइड पे शो किया हुआ है। अब जैसे इसका रिवर्स जर्नी स्टार्ट होगा, तो रिवर्स जर्नी का मतलब ये है कि अब तो बॉडी अलोंग द ग्रेविटी आ रहा है। अलोंग द ग्रेविटी आने की वजह से इस बॉडी की वेलोसिटी की वैल्यू क्या करनी चाहिए, इंक्रीज़ करेगी। अब वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है और बॉटम पर आकर दोबारा उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। इशू ये हुआ है कि ये अपवर्ड जर्नी में वेलोसिटी डिक्रीज़ हुई है, डाउनवर्ड जर्नी में वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है, लेकिन बॉडी की डायरेक्शन ऑफ मोशन तो क्या हुई है, चेंज हुई है। अगर हम अपवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी का साइन आप लोगों ने पॉजिटिव लिखा हुआ है, तो डाउनवर्ड जर्नी में वेलोसिटी के साइन हम क्या लिखेंगे, नेगेटिव लिख देंगे, और नेगेटिव साइन यहाँ पर ये शो करेगा अपोजिट इन डायरेक्शन। तो ये ज़रा देखें, इससे ऑनवर्ड जो पोर्शन आपको शो हो रहा है, ये वाला जो ग्राफ का पोर्शन है, इस पोर्शन में ये आपका अगर 0 है, इधर वेलोसिटी की वैल्यू पॉजिटिव होंगी, इधर नेगेटिव होंगी। तो इस केस में अब ये ना सोचें वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही है, इसका मतलब ये है कि वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो रही है, ये वेलोसिटी की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है, लेकिन इन अपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज़ हो रही है। तो ये इसी जब किसी बॉडी को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करते हैं तो इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, और ये उसका ग्राफ जो शो हो रहा है वो उसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। तो एक अच्छा एमसीक्यूज़ है, आप लोगों ने दोनों ग्राफ्स को माइंड में रखना है। इसके बाद एक छोटा सा और टॉपिक है न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। इसकी चंद इन्फॉर्मेशन हम जल्दी से शेयर करते हैं। पहली बात बच्चों आप लोगों ने याद रखनी है, न्यूटन ने अपने लॉज अपनी फेमस बुक प्रिंसिपिया में पब्लिश किए थे, यानी प्रिंसिपिया उसकी बुक का नाम है, जिसमें न्यूटन ने अपने लॉज पब्लिश किए 1687 में किए। और इन लॉज को हम एम्पिरिकल लॉज भी कहते हैं, यानी दीज लॉज आर आल्सो कॉल्ड एम्पिरिकल लॉज। लॉज की बहुत सारी टाइप्स होती हैं, जिससे आप लोगों ने न्यूक्लियर फिजिक्स में शायद वर्ड स्टैटिस्टिकल लॉज भी सुना होगा। तो ये जो लॉ है ये स्टैटिस्टिकल लॉ नहीं है, अगर एमसीक्यूज आता है तो आप लोगों ने याद रखना है ये एम्पिरिकल लॉज हैं जो न्यूटन ने दिए थे। अब न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन 3 हैं, इनके जो एमसीक्यूज बनते हैं वो मैंने पॉइंट्स की फॉर्म में लिखे हुए हैं, आए आपको जल्दी से रिवाइज करवाता हूँ। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का जो फर्स्ट एमसीक्यूज आता है और जो अक्सर बच्चे रॉन्ग करते हैं, जब आता है ना विच लॉ ऑफ मोशन डिफाइन फोर्स, तो बच्चे हमेशा ज़्यादातर स्टूडेंट सेकंड लॉ ऑफ मोशन ऑप्शन चूज़ करते हैं। तो अगर आपके एमसीक्यूज आ जाए विच लॉ ऑफ मोशन डिफाइन फोर्स, तो बच्चे सेकंड लॉ ऑफ मोशन फोर्स को डिफाइन नहीं करता, बल्कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो होगा, न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है वो फोर्स को क्या करता है, डिफाइन करता है। इस लॉ को आपको याद है हम लॉ ऑफ क्या कहते हैं, इनर्शिया भी कहते हैं। और अगर इस लॉ की हम मैथमेटिकल फॉर्म लिखें
जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो हम कैसे लिखेंगे, सुने बात ज़रा ध्यान से। देखिए फर्स्ट लॉ के हम स्टेटमेंट क्या करते हैं, ए बॉडी एट रेस्ट विल कंटिन्यू इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट। यानी अगर एक बॉडी रेस्ट में है तो अपनी रेस्ट की स्टेट को कंटिन्यू रखेगा। मीन रेस्ट में एक्सेलरेशन क्या होगा, ज़ीरो होगा। और इसकी डेफिनेट स्टेटमेंट का दूसरा पार्ट क्या है, ए बॉडी विल कंटिन्यू इट्स मोशन, ए मूविंग बॉडी कंटिन्यू इट्स यूनिफॉर्म मोशन अनलेस सम एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट अप्लाइड ऑन इट। मीन बॉडी अपनी यूनिफॉर्म मोशन को कंटिन्यू रखेगा। और यूनिफॉर्म मोशन में भी तो हमें पता है एक्सेलरेशन क्या होता है, ज़ीरो होता है। और यूनिफॉर्म मोशन में कब अपनी वो मोशन को कंटिन्यू रखेगा यूनिफॉर्म को, व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन इट। मीन जब फोर्स क्या होगी, ज़ीरो होगी, तब उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो जो उसकी स्टेटमेंट है उसी स्टेटमेंट से हम इस न्यूटन फर्स्ट लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म बना सकते हैं। बहुत अच्छा एमसीक्यूज़ है, एंट्रेंस यूनिवर्सिटी में रिपीट हुआ है कि आपसे जब पूछता है कि न्यूटन फर्स्ट लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म क्या है, तो आप लोगों ने चूज़ करना है व्हेन F = 0 देन A = 0। और दूसरा इसका अच्छा एमसीक्यूज़ आपको बताया, ये बहुत कॉमन सी बात है कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो है वो फोर्स को डिफाइन करता है। सेकंड लॉ के एमसीक्यूज़ देखते हैं। पहली बात ही बड़ी इंपॉर्टेंट लिखी है मैंने कि न्यूटन का जो सेकंड लॉ है वो बच्चों डिफाइन करता है एक्सेलरेशन को। मीन वो फोर्स को डिफाइन नहीं कर रहा, वो किसको डिफाइन कर रहा है, एक्सेलरेशन को। जल्दी से समझते हैं कि कैसे एक्सेलरेशन को डिफाइन करता है। देखिए मैंने आपके सामने उसकी मैथमेटिकल फॉर्म आपके लिए लिखी है। क्या मैथमेटिकल फॉर्म सेकंड लॉ की, ए और एफ का डायरेक्ट रिलेशन है और एक्सेलरेशन का और मास का इनवर्स रिलेशन है। एफ यहाँ पर फोर्स है। खुद सोचो आप ज़रा खुद आप एनालिसिस करें, यहाँ पर एक्सेलरेशन रिपीट हो रहा है ना, तो ये लॉ को एक्सेलरेशन को डिफ़ाइन करना चाहिए, नाइदर कि हमें ये कहना चाहिए फोर्स को डिफ़ाइन कर रहा है। क्योंकि इस लॉ में दोनों इक्वेशन में एक्सेलरेशन रिपीट हो रहा है, इसलिए हम कहते हैं न्यूटन ने अपने सेकंड लॉ में फोर्स को डिफ़ाइन नहीं किया, बल्कि किसको बच्चों डिफ़ाइन किया है, एक्सेलरेशन को डिफ़ाइन किया है। इसकी मैथमेटिकल फॉर्म आप याद कर लें, F = ma होती है। और फिर आप लोगों ने याद रखना है कि ये जो न्यूटन के लॉज हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर आपसे पूछे न्यूटन के लॉज में से मोर बेसिक लॉ कौन सा है, तो फर्स्ट लॉ मोर बेसिक लॉ नहीं है, क्योंकि फर्स्ट लॉ होने की वजह से कुछ स्टूडेंट्स इसको बेसिक लॉ कह देते हैं। तो अगर आप एमसीक्यू आ जाए कि न्यूटन के लॉज में से मोर बेसिक लॉ कौन सा है, तो मोर बेसिक लॉ बच्चों कौन सा, फिर सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है इसको हम बोलते हैं कौन सा लॉ है, मोर बेसिक लॉ है। बेसिक लॉ इसको कहते क्यों है, इसको थोड़ा सा सीख लेते हैं। देखिए न्यूटन का जो सेकंड लॉ है, इस लॉ को यूज़ करके हम फर्स्ट लॉ को भी ड्राइव कर सकते हैं और हम थर्ड लॉ को भी ड्राइव कर सकते हैं। इस रीज़न की बेस पे हम ये कहते हैं कि न्यूटन का जो सेकंड लॉ है वो मोर बेसिक लॉ है। अब एग्जामिनर आपसे ये भी पूछ सकते हैं एमसीक्यूज़ कि आप ये बताएं कि न्यूटन का कौन सा लॉ है जिसको यूज़ करके आप बाकी दो लॉज को आप ड्राइव कर सकते हैं। तो अभी आपको कौन सा बताया, सेकंड लॉ जो है उसको यूज़ करके हम बाकी टू लॉज को ड्राइव कर सकते हैं। यही रीज़न है कि हम न्यूटन का जो सेकंड लॉ जो है उसी को हम बोलते हैं वो मोर बेसिक लॉ है। ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो चुका होगा। एक दो और बातें, ये बातें भी न्यूटन सेकंड लॉ के साथ ही आप लोगों ने याद करनी है। न्यूटन सेकंड लॉ के बारे में एक बात ये भी याद रखनी है कि न्यूटन सेकंड लॉ डिफाइन करता है यूनिट ऑफ फोर्स को। आप सबको याद है कि यूनिट ऑफ फोर्स बच्चों क्या होती है, न्यूटन होती है, और इसकी सिंबल हम एन से डिनोट करते हैं। तो अगर आपका ये एमसीक्यू आता है ना किस लॉ की मदद से कौन सा लॉ जो है वो यूनिट ऑफ फोर्स को डिफाइन करेगा, तो वो सेकंड लॉ जो है वो यूनिट ऑफ फोर्स यानी न्यूटन को डिफाइन करता है। एक और इसका बड़ा अच्छा एमसीक्यूज़ कि आपके एमसीक्यूज़ आ सकते हैं कि न्यूटन के लॉज में से कौन सा लॉ फोर्स को मेजर करता है। अब ये दो डिफरेंट बातें हैं। डिफाइन तो फर्स्ट लॉ कर रहा है, लेकिन अगर हम मेजर की बात करेंगे तो मेजर फर्स्ट लॉ नहीं कर रहा, मेजर हम फोर्स को करते हैं न्यूटन के किस लॉ से, सेकंड लॉ की मदद से, और बाय यूजिंग द इक्वेशन F = ma। अब अगर हम थर्ड लॉ की बात करते हैं तो थर्ड लॉ के बारे में बहुत कॉमन सी स्टेटमेंट आप सबको याद है। हम ये कहते हैं कि एक्शन एंड रिएक्शन। बस आप लोगों ने ये चीज़ याद रखनी है कि इसमें एक्शन भी फोर्स है और रिएक्शन भी फोर्स है, और ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं, आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन। सिंपल सी स्टेटमेंट है। इसी को हम बोलते हैं कि न्यूटन का, इसे थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी कहते हैं। अब इसमें समझने वाली बात यह है, देखिए ये एक बॉडी है, इस बॉडी पर टू फोर्सेस लग रही हैं। ये वाली फोर्स भी 5 न्यूटन है और ये वाली फोर्स भी 5 न्यूटन है। अब मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर ये दोनों जो फोर्सेस हैं, दीज टू फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। देखिए मैग्नीट्यूड दोनों की सेम है, लेकिन दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे की क्या आ रही है, अपोजिट आ रही है। और हमें पता है कि ये जो दोनों फोर्सेस हैं, इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट जो होगा वो क्या होगा,
ज़ीरो होगा, हम कह सकते हैं कि दीज टू फोर्सेस कैंसल और बैलेंस ईच अदर। ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी या बैलेंस कर देंगी। लेकिन बच्चों जो काम की बात समझने वाली वो ये है, आप लोगों ने याद रखना है कि एक्शन और रिएक्शन भी जो हैं वो भी इक्वल इन मैग्नीट्यूड होते हैं। जिस तरह ये इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड होते हैं एंड अपोजिट इन क्या होते हैं, डायरेक्शन होते हैं। लेकिन उनके बारे में याद रखना है कि एक्शन और रिएक्शन नेवर कैंसिल और बैलेंस ईच अदर। अब ये बात बड़े काम की, इसको ज़रा सीख लें, नेवर कैंसिल और बैलेंस ईच अदर। देखिए ये तो बड़ी अजीब सी बात है। अभी थोड़ी देर पहले हम ये बात कर रहे थे कि दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर रही हैं और इनका रिजल्टेंट ज़ीरो आ रहा है। लेकिन उसी टाइम में मैं कह रहा हूँ कि एक्शन और रिएक्शन भी बिल्कुल इक्वल इन मैग्नीट्यूड होते हैं, अपोजिट इन डायरेक्शन होते हैं। लेकिन उनका जब एमसीक्यूज आएगा तब क्या बोलोगे, क्या नेवर कैंसिल और बैलेंस ईच अदर। ऐसा क्यों है? उसकी बच्चों जो मेजर रीज़न है वो ये है कि टू फोर्सेस एक दूसरे के इफ़ेक्ट को उस वक्त कैंसिल करेंगी जब वो दोनों फोर्सेस सेम बॉडी पे अप्लाई हो रही हैं। देखें जिस तरह ये दोनों फोर्सेस सेम बॉडी पे अप्लाई हो रही हैं तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही हैं। लेकिन अब देखते हैं कि क्या एक्शन और रिएक्शन सेम बॉडी पे अप्लाई होते हैं या डिफरेंट बॉडीज़ पर हैं। मैंने एक डायग्राम ड्रॉ किया आपके लिए। देखिए यूँ मेरे सामने वॉल है और आप लोगों ने इस वॉल की तरफ एक बॉल को थ्रो किया। अब जब ये बॉल जाकर वॉल के ऊपर हिट करेगी तो ये वाली बॉल जो है ये इस वॉल के ऊपर जो फोर्स लगा रही है वो एक्शन है। इसका मतलब कि एक्शन किसके ऊपर लग रहा है, वॉल के ऊपर। अब वॉल जो है वो इस बॉल पर भी फोर्स लगाएगी तो रिएक्शन किस पर लग रहा है, फिर बॉल के ऊपर लग रहा है। इसका मतलब ये हुआ एक्शन वॉल के ऊपर हो रहा है और रिएक्शन बॉल के ऊपर हो रहा है। तो एक्शन और रिएक्शन इक्वल इन मैग्नीट्यूड भी हैं और अपोजिट इन डायरेक्शन भी हैं। तो फिर एक दूसरे को कैंसिल या बैलेंस क्यों नहीं कर रहे, बिकॉज दे नॉट एक्ट ऑन सेम बॉडी। ये आप लोगों ने एमसीक्यूज के लिए पॉइंट याद रखना है कि ये फोर्सेस सब कैंसिल करती हैं जब सेम बॉडी पर एक्ट करें। ये एक दूसरे को कैंसिल या बैलेंस इसलिए नहीं करते कि एक्शन और रिएक्शन एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज़। और आखिरी बात इसकी ये याद रखनी है कि न्यूटन अपने थर्ड लॉ में ये बताता है कि जब एक्शन होगा तो उसके साथ क्या होगा, मस्ट उसका रिएक्शन होगा। इट मीन्स कि आइसोलेटेड फोर्स नॉट एग्जिस्ट। अगर ये आपसे बात पूछता है ना कि कौन सी फोर्स एग्जिस्ट नहीं करती तो हम कहते हैं आइसोलेटेड फोर्स नॉट एग्जिस्ट। और ये हमें कौन सा लॉ बता रहा है, ये हमें बता रहा है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन।